हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ SBI PO मीन्स 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर, जिसमें रीजनिंग के पूरे 45 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो पेपर थोड़ा ये जो सेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है, बट कोशिश ये करना कि जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आए, वैसे तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही इसको डाल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा 2x पे अगर आप देखना चाहें तो 2x पे आप देख सकते हो। हालांकि मैं इसको तेज़ी से ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ क्योंकि ये आपका 21 को ही अपलोड होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 22 को आपका एग्ज़ाम है ना। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। पूरे 45 क्वेश्चन है इसमें, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। तो पहला सेट हमारे पास ये मेरे एप्लीकेशन के बारे में डिटेल है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये पूरा बैच जो था IBPS PO मेंस बैच है, तो इसकी लास्ट क्लास 21 की है। एंड ये वाला सेशन काफ़ी अच्छा गया था इसका। अगर आप पेड में हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर इसको देख लेना। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास एक पज़ल आई थी, या बोल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट आया था, जो कि सर्कुलर टाइप का था। एंड इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है वो मैं वैसे के वैसे बनाने लग जाऊंगा। पूरे 45 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे एंड देन लास्ट में मैं आपको काउंट करके भी बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, 4 क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। सो देर आर 8 मेंबर्स दैट इज डैश 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 इन अ फैमिली हैविंग 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन होंगी कुछ इस तरह से, ये 3 जनरेशन हो जाती है हमारी, ठीक है। कुछ इस तरह से 3 जनरेशन होगी, यानी उसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, उसके नीचे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। एंड ऑल रिलेटेड टू क्यू इन अ सर्टेन वे, सारे के सारे लोग क्यू से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले IBPS PO मेंस का हम लोग ने पेपर किया था ना, तो उसमें भी एक ऐसी ही पजल थी, जो कि सर्कुलर ही थी और कुछ प्रोफेशन था उनका। एंड एक क्यू से ही रिलेट कर रहे थे वो, है ना। आगे देखते हैं, इन अ सर्टेन वे, तो क्यू से किसी ना किसी तरह से उनका कनेक्शन है। ओके, और आगे क्या है, देर आर ओनली 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मैरिड कपल हमारे पास होंगे, यानी 2 सिंबल मेरे ऐसे आ जाएंगे। दे ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल फेस टुवर्ड्स द सेंटर, सारे के सारे सेंटर में फेस कर रहे हैं। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द हिज मदर इन लॉ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक चीज़ बना लेते हैं। तो पहला मेरा काम ये होता है कि लाइक मैं पहले ब्लड रिलेशन करा लेता हूँ। देखो, लास्ट मैंने जब वो वाली पजल कराई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि लाइक मैं ये पजल नहीं कर रहा हूँ। तो उसका एक सही तरीका, एक सही अप्रोच क्या होती है कि लाइक, और सबसे पहले ये पजल डालने का रीज़न भी यही है कि इसको सबसे पहले हम लोग निपटा देंगे, साइड में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन वाला जो कहानी है ना, वो हम लोग बना लेंगे, क्योंकि 8 मेंबर है। फिर उसके बाद सर्कुलर वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रीड करते जाते हैं। सो क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज मदर इन लॉ, यानी क्यू की मदर इन लॉ होने वाली है। सो क्यू की मदर इन लॉ कब होंगी, जब इनकी किसी ना किसी से शादी हो रही होगी, बोल सकते हैं ना, क्योंकि किसी ना किसी से शादी हो रही होगी, तब जाके इनकी मदर इन लॉ आएंगी। तो किसी ना किसी से इसकी शादी होगी, तब जाके इनकी मदर इन लॉ आएंगी, और मदर इन लॉ माइनस में होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टर ऑफ आर, यानी आर की सिस्टर भी है कोई। आर की यहाँ पे सिस्टर के बारे में बताया गया, वो एस है या कौन है, सिस्टर, यानी कि अब आई डोंट नो कौन है वो। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, एन इज़ अनमेरिड। तो एन हमारा अनमेरिड है, ठीक है, ये मैंने अनमेरिड लिख लिया इधर पे। ओ हैज़ ओनली वन सन, तो ओ के पास ओनली वन सन है, ठीक है, केवल एक सन है। बट ऐसा नहीं है, ओ के पास अगर एक सन है तो इसकी डॉटर भी हो सकती है, बट ओ के पास एक सन। फिर बोलता है बी इज़ द ग्रांड सन ऑफ ए। सो बी इज़ द ग्रांड सन ऑफ ए, यानी कि कुछ इस तरह से, बी इज़ द ग्रांड सन ऑफ ए, ठीक है भाई, कोई कनेक्शन नहीं मिला। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द एन, ठीक है। हु इज़ द आंट ऑफ बी, यानी बी की आंट कौन है, एन है। तो एन बी की आंट कब हो सकती हैं, या तो इनके फादर की वो सिस्टर होंगी, या फिर इनकी मदर की सिस्टर होंगी, यानी जो भी है, या तो इनके फादर की अगर सिस्टर होंगी तो यहाँ पे आ जाएंगी, फादर या मदर, अब ये कोई भी हो सकता है ना। तो फादर या मदर मैंने करके माइनस प्लस करके उसको बना दिया, ठीक है। सो बी जो है वो इनकी आंट है। आगे देख लेते हैं, मतलब एन जो है वो बी की आंट है। आगे देखते हैं, ओ इज़ द मदर ऑफ आर। सो ओ इज़ द मदर ऑफ आर, अब ओ आर की मदर है ना, तो आर इधर भी आ सकता है। बट इधर पे बोला था कि ओ का केवल एक ही सन होगा, तो ओ का केवल एक ही सन होगा। अब तुम कैसे कह सकते हो कि आर जो है वो हमारा सन ही होगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल है, दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आर की कोई सिस्टर भी बोली गई है। तो आर की अगर कोई सिस्टर होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, तो दैट्स वाई आर हमारा सन हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया ना। ओके, सो आगे देख लेते हैं, और आगे हमें क्या दिया गया है। एंड एम इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी। सो एम इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी एंड सिट्स थ्रू द थर्ड इमीडिएट। हमें इमीडिएट वाला तो कुछ नहीं करना है अभी, मतलब भरने वाला कुछ नहीं करना है अभी, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। एम इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पी, यानी पी होगा इधर। पी की मदर इन लॉ एफ एम कब हो सकती है, जब इसकी किसी ना किसी से शादी हो रही होगी, देन इधर पे हमारी एम आ जाएंगी मदर इन लॉ, ठीक है। अब वो कनेक्शन ये भी हो सकता है मेरा,
ये वाला कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे पी होना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, मिलेगा कुछ ना कुछ। ओके, इमीडिएट लेफ्ट ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, यानी क्यू का कोई ब्रदर इन लॉ भी है। अब क्यू का ब्रदर इन लॉ कब होगा, जब इसका कोई ब्रदर होगा इधर पे, ठीक है ना, ये भी हमें समझ में आ गया। इसका कोई ब्रदर होगा, वही क्यू का ब्रदर इन लॉ है। ओके, नाउ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और क्या दिया गया है। ए एंड ओ इज़ नॉट सॉरी एन इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एम। सो एन इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एम, यानी ओनली डॉटर का मतलब वो एन यहाँ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉबेबली वो और कहीं भी हो सकता है। बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये डॉटर हो गई तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ डॉटर नहीं हुई, अगर ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओनली डॉटर है, यानी एम की ओनली डॉटर कौन है, एन है। ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। आगे देखते हैं, ए एंड ओ इज़ नॉट द मैरिड कपल। सो ए और ओ की कभी भी शादी नहीं हो रही है। तो एक मैरिड कपल तो हमें यहाँ मिल रहा है, और वो ये भी हो सकता है कि लाइक क्यू की ही पी से शादी हो जाए। एक मैरिड कपल तो यहाँ मिल रहा है, और एक मैरिड कपल में भी नीचे मिल जाए हमें कहीं। आगे देखते हैं, ठीक है, बट ए और ओ की कभी भी शादी नहीं होती है, ये इधर पे लिखा गया है। आगे देखते हैं, सन ऑफ क्यू इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यूज ब्रदर इन लॉ, यानी क्यू का कोई सन भी है, क्यू के सन के बारे में जिक्र है, तो क्यू का कोई सन भी है इधर पे, ठीक है। आर इज़ नॉट मैरिड, आर भी हमारा अनमैरिड है, आर भी अनमैरिड है। एन इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी इज़ द मैरिड ऑफ क्यू। तो पी की शादी किससे हो रही है, क्यू से हो रही है। अब देखो ये वाला सीन बिल्कुल क्लियर हो गया, पी की शादी क्यू से हो रही है, यानी कि यहाँ पे पी आने वाला है। यहाँ पे जैसे ही पी आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसका ब्रदर इन लॉ भी था, और ब्रदर इन लॉ किसका था, पी, क्यू का ब्रदर इन लॉ के बारे में बात हो रही थी। अब क्यू का ब्रदर इन लॉ वो कब हो सकता है कि यहाँ पे वो बंदा कौन आएगा, मुझे कुछ नहीं पता ना, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा इधर पे बंदा, ठीक है। एक तरीका समझना, ये वाला स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ डालूँ, अगर मैं पी का भाई आर बना दूँ और पी को अगर नेगेटिव बना दूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस कर सकता हूँ। यहाँ जैसे ही प्लस होगा तो यहाँ पे पी आ गया, तो यहाँ पे ये कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। और जैसे ही यहाँ पे एम होगा तो एम जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटर है, एन, यानी कि ये भी तो इसकी डॉटर है, और अगर ये इसकी डॉटर है यानी कि ए से इसकी शादी हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाएगी तो यहाँ पे ये एन इसकी भी डॉटर थी एक तरीके से, और ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका भाई हो जाएगा। अब ये ओ और आर वाली कहानी नहीं मिल रही, सो ओ हमारा यहाँ आ जाएगा, तो आर देखो डेफिनेटली हमारा यहीं आ रहा है, और उसकी एक बहन है तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो कितने बंदे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बंदा आएगा, अब यहाँ पे जो भी आएगा, देखो आर हो गया, अब कौन सा बचा है, एम एन क्यू ए आर ओ, बी बचा है, तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखो फैमिली ट्री तो हमारा बन गया भाई, फैमिली ट्री हमारा बन गया है। तो फैमिली ट्री के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ब्लड रिलेशन वाला, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वाला, क्योंकि फैमिली ट्री बनने के बाद हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना है, तो बस कर लेते हैं धीरे से। अब पढ़ते हैं हम लोग। सो क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, 8 बंदे थे ना, तो पहला केस ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दूसरा केस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। क्या बोला है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द हिज मदर इन लॉ, ठीक है। तो हिज मदर इन लॉ यानी कि क्यू की मदर इन लॉ कौन है, क्यू की मदर इन लॉ है ओ, यानी क्यू जो है वो ओ से थर्ड टू द लेफ्ट बैठता है। अगर क्यू यहाँ बैठता है तो ऑब्वियसली ओ कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट हो गया ना। आगे देखते हैं, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टर ऑफ आर, कौन के लिए बात हो रही है, मदर इन लॉ के लिए बात हो रही है, तो मदर इन लॉ कौन है, ओ है। तो ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टर ऑफ आर, तो आर की सिस्टर कौन है, पी, तो पी के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, ओ, तो पी के सेकंड टू द लेफ्ट ओ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आ जाएगी कहानी, ठीक है, बढ़िया है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, एन इज़ अनमेरिड, ये तो यूज़ कर लिया, ओ हैज़ ओनली सन, ये भी यूज़ कर लिया, बी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ ए, ये भी यूज़ कर लिया। हु सिट्स, अब ए के लिए बात हो रही है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, ठीक है। आगे देखते हैं, हु इज़ आंट ऑफ बी, ये भी यूज़ कर लिया, ओ इज़ द मदर ऑफ आर, ये भी यूज़ कर लिया, एम इज़ द मदर इन लॉ ऑफ बी, एंड सिट्स, अच्छा एम के लिए बात हो रही है, एम सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, यानी एम जो होगा वो सिट्स होगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यूज ब्रदर इन लॉ, तो क्यू का ब्रदर इन लॉ कौन है, आर, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में ये आ जाएगा, मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है, आगे पढ़ता हूँ तो आगे क्या है, ए एंड ओ इज़ नॉट द मैरिड कपल, ये हो गया। सन ऑफ क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यूज ब्रदर इन लॉ, तो क्यू का ब्रदर इन लॉ कौन है, आर, है ना। तो आर के कहाँ पे बैठता है ये, सन ऑफ क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट, तो थर्ड यानी 1 2, यहाँ पे कोई आएगा, अब यहाँ पे कौन आएगा, सन ऑफ क्यू, तो यानी बी, कुछ इस तरह से।
आगे देखते हैं। आर इज़ नॉट मैरिड, एन इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यानी एन और पी कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ना ऐसे में ना ऐसे में, ठीक है। पी इज़ मैरिड टू क्यू, ठीक है। चलो अब ये हमें पता पड़ गया कि एन और पी साथ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो एन हमारा यहाँ नहीं आएगा, एन हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो एन हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ। अगर मेरा एन यहाँ आया तो 1 2 3 ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज इसके राइट में ए है, थर्ड टू द राइट, यानी 1 2 3 हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर एन मेरा यहाँ आ गया तो 1 2 3 ए मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर एन यहाँ आ गया तो 1 2 3 ए मेरा यहाँ नहीं आ पाएगा। तो एन के लिए 2 प्लेस है, एक प्लेस ये और एक प्लेस ये, ठीक है। तो बाकी 2 केस बन है, मिनिमम 2 केस, मैक्सिमम 4 केस की हम लोग बात करते ही हैं। सो एन इधर आ गया तो 1 2 ए यहाँ आ जाएगा, एन इधर 1 2 तो ए यहाँ आ जाएगा। ये वाली कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब बोला जाता है कि एम जो है वो आर के इमीडिएट राइट लेफ्ट में बैठता है, तो इमीडिएट वाली 2 जगह खाली है यहाँ पे, तो एम आ जाएगा यहाँ, आर आ जाएगा यहाँ। इस वाले में कहीं खाली जगह नहीं है, ये वाला केस हो गया गलत, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन बंदा बचा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी बचा है, तो बी कहाँ पे आता है, आर के थर्ड टू द राइट, तो 1 2 3 ये कहानी हो गई बस। इसके ऊपर 4 क्वेश्चन थे। तो ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों ही चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो बस आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट, अब यहाँ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट में भी 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। काफ़ी इजी इनपुट आउटपुट होता है ये पिक्टोरियल वाला। पिक्टोरियल इन द सेंस कि जो नंबर्स वाले जो होते हैं, या पिक्टोरियल वाले भी जो मैंने बोले हैं वो भी ईजी होते हैं ना। अब स्टेप फर्स्ट देखो, इनपुट ये था, ये जस्ट इसका कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम। ये कितना टाइम हो रहा है, 3 टाइम। अच्छा, ये भी 2 टाइम ही हो रहा है। ये कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम। ये कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम। ये कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम एंड 2 टाइम, सारे के सारे 2 टाइम। स्टेप फर्स्ट इज क्लियर। इसका 2 टाइम कर दो 104, इसका 2 टाइम कर दो 72, इसका 2 टाइम कर दो 120 एंड 18 138, इसका 2 टाइम कर दो 146, इसका 2 टाइम कर दो 114, इसका 2 टाइम 46, इसका 2 टाइम 82, इसका 2 टाइम 168। सारे के सारे 2 टाइम हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है और अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हो गए। अब ये एलिमेंट हुए कैसे, हो सकता है कि लाइक इन दोनों का डिफरेंस ये हो, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो होता है 30 का कर दिया 2 टाइम। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस तो होता है तुम्हारा कितना, 130 माइनस 6 यानी कि 130 124 ना 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 ना। इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 240 डिवाइड बाई 2, यानी कि स्टेप 2 मिल गया भाई, लॉजिक मिल गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और इंटू 2 कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यही हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करके देख लेते ना। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 हो रहा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2 हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 6 यानी 54 और इंटू 2। फिर से बनाता हूँ स्ट्रक्चर, शायद ये नहीं हो, ये 240 डिवाइड बाई 2 तो हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इससे ये वाली वैल्यू आई, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2 होना चाहिए फिर तो कितना हो जाएगा ये, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 1। नहीं 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 नहीं, ये कहानी नहीं चल रही है, कुछ और ही कहानी चल रही है इसमें। क्या कहानी चल रही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2 हो रहा है, इन दोनों का सम। अच्छा, पहले डिफरेंस फिर सम, फिर डिफरेंस फिर सम, फिर डिफरेंस फिर सम और फिर डिफरेंस। तो इधर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 40, और जिसमें डिफरेंस हो रहा है ना उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40 माइनस 4 36 इंटू 2 72 होता है। इन दोनों को प्लस करना है, तो ये प्लस करने पे कितने हो जाएंगे, 210 डिवाइड बाई 2, यानी कि ठीक है। तो इनमें आएगा डिफरेंस, यहाँ आएगा सम, यहाँ आएगा डिफरेंस, यहाँ आएगा सम, यहाँ आएगा डिफरेंस, यहाँ आएगा सम और यहाँ आएगा डिफरेंस। अब जो भी डिफरेंस होगा उसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहाँ डिवाइड 2 कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहाँ डिवाइड बाई 2 कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो ये हम बना सकते हैं, काफ़ी ईजी सा दिख रहा है। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64। इन दोनों का सम कितना होता है, 10 हो गया और ये 20, यानी कि डिवाइड बाई 2 यानी 105, ठीक है। या पहले ही डिवाइड कर लो 2 से, है ना। अब इन दोनों का सम कितना होता है, 14 ऐसे दे दूँगा, 160 हो जाएगा एंड 260 डिवाइड बाई 2 करना है मुझे, सॉरी इनका करना है पहले। तो इनका कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 और 10 माइनस 2
10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। इन दोनों का मुझे करना है सम, तो ये हो जाएगा 160 यानी 260 डिवाइड बाई 2 यानी 130। ठीक है, इन दोनों का सम करना है तो ये दे देंगे हम इसको 4 यानी 150, 150 और 60, 160 160 इंटू 2, 160 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देख लेते हैं इसको, 14 इसे दे दूंगा तो हो जाएगा 60, और ये हो गया 160, 160 इंटू 2 कर दूंगा तो इधर पे कितना आ जाएगा मेरे पास, अच्छा डिफरेंस लेना है ना, 1 सेकेंड, डिफरेंस लेना है, सॉरी। सो डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा 70, 70 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 38, 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा 130, नहीं यार 38 इंटू 2 हो जाएगा 90, 90 का 109 समथिंग, देख लो यार इसको, 114 माइनस 46 ना हो रहा तो बेकार ही हो गई कहानी। तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ कितना हो गया 10 माइनस 4 68 हो रहा है, क्या कर रहा हूँ 68 इंटू 2 कर रहे हैं तो 136 हो जाएगा ये 136। अब इन दोनों का सम करना है, सम करोगे तो 8 एंड 12 है ना, तो 128 डिवाइड बाई 2 यानी 64। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो हौच पौच हो जाता है क्योंकि पहले डिफरेंस फिर डिवाइड फिर डिफरेंस फिर डिवाइड, ऐसी बहुत सी नाटक सा हो जाता है। अब डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 6 एंड 8 यानी 68, 68 इंटू 2 कर दोगे तो फिर से आ जाएगा अगेन 136। कैसे, डिफरेंस लेना है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब 8 आने के बाद इधर पे मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं ना। अब बस एक बार चेक कर लेना, डिफरेंस लिया था मल्टीप्लाई 2 किया था, डिफरेंस लिया था मल्टीप्लाई 2 किया था, सॉरी सम किया था डिवाइड बाई 2, डिफरेंस 2 सम डिवाइड बाई 2, डिफरेंस 2 सम डिवाइड बाई 2, सम ही किया था ना इधर पे 8 और यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ डिफरेंस लिया था हम लोग ने और डिफरेंस लिया था तो कितना आ गया था, यहाँ पे ये 6 आ गया था और यहाँ पे ये 8 आ गया था। ठीक है ना, तो 6 और 8, गजब उल्टा ही लिख दिया मैंने, 6 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 172 ना। स्टेप 3 देखते हैं, ये बहुत टाइम खा गया स्टेप 2। चलो स्टेप 3 में क्या है, ये 15 बना रहे हैं दोनों मिलके, कैसे बना रहे हैं, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 7 8 और 9, 9 6 15, डिजिट सम कर दो इसको। देखो ये 3 हो जाएगा और ये 4, 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, इसको देखो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9 हो जाएगा, ये 13, 9 और 13 22। ठीक है, डिजिट सम, तो सबसे पहले इसका निकलेगा इसके साथ, इसका निकलेगा इसके साथ, इसका निकलेगा इसके साथ, इसका निकलेगा इसके साथ, इसका निकलेगा इसके साथ। ठीक है, तो स्टेप 3 कुछ इस तरह से निकलेगा। तो डिजिट सम 10 7 17, 6 4 10, 7 10 17, 4 10 40, 10 और 10 20। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्टेप 4 देखते हैं। ये कितना हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 1 0 0, 7 1 ज़ा 7, 4 1 ज़ा 4, 2 0 0। ये आ गया हमारा फाइनल स्टेप, बस कुछ नहीं करना है, हालांकि करना तो बहुत कुछ है। स्टेप 2 में टाइम लगेगा बस, बाकी सब में तो यार देखो ओके ओके था। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस पर पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन हमारे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। अब अगला सेट जो है हमारे पास वो क्या है, वो एक तरह की पज़ल है जिसमें हमारे से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें बताना है भाई, सिंपल सी बात है। अब वो पज़ल भी देखना है कि किस टाइप की पज़ल है वो, है ना। तो किसी भी टाइप की पज़ल हो, मैं तो हमेशा क्या बोलता हूँ, मिनिमम 2 केस, मैक्सिमम 4 केस, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। इधर पे मैंने स्पेस लिया है क्या करने के लिए, नहीं स्पेस नहीं है, यहीं करना पड़ेगा मुझे। तो 4 क्वेश्चन इस पज़ल के ऊपर भी आए थे। अब देख लेते हैं क्या है। देयर इज़ अ फैमिली इन अ 9 मेंबर डेज ऑल ऑफ देम आर सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट बेंच। स्ट्रेट बेंच है यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी। सो 9 मेंबर की लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। तो एक केस ये, एक केस ये, तो 2 केस हो गए। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक केस नीचे और बना लेता हूँ, तो मैक्सिमम 4 पे खेलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ अब देखते हैं क्या है। Bench sitting in a garden with an equal distance between them but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and rest are facing south. तो कुछ नॉर्थ देखेंगे कुछ साउथ देखेंगे। There are 3 जनरेशन इन द फैमिली। लो फिर से आ गई जनरेशन, यानी कि फिर से हमें ब्लड रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो 3 जनरेशन इन द फैमिली। आगे देखते हैं। D who is L's mother sits 4 to the left of P। तो D कौन है, L की मदर है।
डी एल की मदर होगी। आगे बढ़ते हैं, पहले ब्लड रिलेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट बनाएंगे। द वंस हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड फेस एट द साउथ डायरेक्शन, तो एक्सट्रीम एंड वाले कहाँ पे देखेंगे, साउथ डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला केस भी चला रहा हूँ मैं और नीचे वाले केस में भी चला रहा हूँ। देखो एक तो केस बनेगा यहाँ वाला, तो जो भी हमारे साउथ मतलब एंड पे बैठते हैं ना वो साउथ देखेंगे। तो एक केस ये ऊपर वाला हो गया और ये केस हमारा नीचे वाला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, पी इज़ द ओनली सन ऑफ आर एंड बोथ फेस द अपोजिट डायरेक्शन। तो पी इज़ द ओनली सन ऑफ आर, इज़ द ओनली सन ऑफ आर यानी कि ओनली लिख देता हूँ मैं, इसकी सिस्टर हो सकती है, मतलब इसकी डॉटर हो सकती है। आगे देखते हैं, द वन हु सेट्स ये हो गया था, एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पी एंड आर जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ये सेटिंग अरेंजमेंट वाली बाद में कहानी करते हैं। आगे देखते हैं, डी सेट्स इमीडिएट टू एम। ठीक है, आगे देखते हैं, ए इज़ नॉट मैरिड एंड फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ के। ए की मैरिड नहीं है यानी ए अनमैरिड है। ठीक है भाई, आर हु इज़ सिस्टर ऑफ ए, तो आर हु इज़ सिस्टर ऑफ ए यानी आर जो है वो ए की सिस्टर है। तो ये इधर पे बना लिया मैंने। सेट्स एट द एक्सट्रीम एंड विद अ मेल मेंबर, तो आर जो है यहाँ आ जाएगी एक्सट्रीम एंड पे, ये तो बैठा सकते हैं तो इसको बैठा दो। विद अ मेल मेंबर, यहाँ ये तो फीमेल है क्योंकि सिस्टर है, बट यहाँ पे हमारा मेल मेंबर आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मेल मेंबर आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, दोनों केस अभी मेरे चल रहे हैं पैरेलली। आगे देखते हैं, विद अ मेल मेंबर हो गया। डीज नेबर आर मेल एंड द फेस अपोजिट डायरेक्शन, हटाओ इसको। जी सोलमेट डी फेस द साउथ डायरेक्शन, यानी जी का जो सोलमेट है वो कौन है, डी है। तो डी जो है वो जी का सोलमेट है, तो जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड फेसेस जी सोलमेट डी फेसेस द साउथ डायरेक्शन, यानी ये डी के बारे में बात कर रहा है कि डी जो है वो साउथ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, जी के बारे में नहीं, वो डी के बारे में बोल रहा है। आगे देखो, एम हु इज़ द हस्बैंड ऑफ के, सो एम इज़ द हस्बैंड ऑफ के यानी के इज़ द नेगेटिव। सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द बेंच, तो मिडिल ऑफ द बेंच यानी कि तीन यहाँ से छोड़े, सॉरी चार यहाँ से छोड़े और चार यहाँ से छोड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एम आ जाएगा यहाँ। तो एम एज यू नो कि हमारा कौन है, मेल मेंबर है, तो यहाँ पे मेल मार दिया मैंने, और एम इस वाले में भी यहाँ आएगा मेल मेंबर। ठीक है, एंड फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये एम हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। एल हु इज़ अ मेल इज़ द ओनली शिवलिंग ऑफ के, तो ओनली शिवलिंग यानी कि जो एल है वो मेल है और ओनली शिवलिंग ऑफ के है। ठीक है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड पी सिस्टर, तो यानी कि पी की कोई सिस्टर भी है, पी की कोई सिस्टर भी है ना। इसको हटा देते हैं, ए जो है हमारा अनमैरिड है। ओके, नाउ आगे देखते हैं, हु इज़ अ फीमेल, कौन किसके बारे में बात हो रही है, स्टार्टिंग से पढ़ो। एल हु इज़ मेल इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ के के बारे में बात स्टार्ट हुई। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड पी, पी सिस्टर, हु इज़ अ फीमेल, अब पी की जो सिस्टर होगी वो ऑब्वियस सी बात है फीमेल ही होगी। आगे देखते हैं, एल फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ जी, ओके। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु इज़ द पीज ग्रांड फादर, तो पी के ग्रांड फादर कौन है, पी के ग्रांड फादर हैं जी, तो जी जो है वो पी के ग्रांड फादर हैं। अब पी के ग्रांड फादर कब होंगे, जब ये आर आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा पी जो कि ओनली सन है, और इनकी एक हो जाएंगी सिस्टर और ये हो जाएंगे इनके सिबलिंग ना। एंड हु सिट्स इमीडिएट टू एम। ठीक है, ये हमारा ब्लड रिलेशन वाला बन गया स्ट्रक्चर, बट अभी हमें इसको फाइन करना है, मतलब इकट्ठा करना है। तो जी का वाइफ कौन है, जी की वाइफ है डी, ये जी की वाइफ हो गई, और इनका एक पुत्र या पुत्री कुछ भी तो था, ये एल थे, तो एल कौन हो गए, एल हो गए इनके पुत्र या पुत्री। बट यहाँ पे एल से रिगार्डिंग कुछ बोला गया था कि एल इज़ अ मेल इज़ द ओनली शिवलिंग ऑफ के, तो एल जो है वो ओनली शिवलिंग ऑफ के है, यानी कि ओनली शिवलिंग ऑफ के कैसे हो सकते हैं, और एल को तुम्हें क्या बनाना है, डी का पुत्र या पुत्री भी बनाना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएंगे मेरे ओनली शिवलिंग ऑफ के। कैसे प्रूव कर सकता हूँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये होगा मेरा एल इज़ द ओनली शिवलिंग ऑफ के, कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सबसे पहले एल की शादी करा देता हूँ मैं इससे, लेकिन अगर मैं एल की शादी आर से करा दूँगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, कुछ बोला गया था कि डी इज़ द डी हु इज़ एल्स मदर, तो डी जो है ना वो एल की मदर है, तो डी जो है एल की मदर है, तो यहाँ पे मेरा आर तो आ नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आर ना फंसा के यहाँ पे डी लगा देता हूँ, और जैसे ही डी लगाऊंगा
तो अच्छा डी तो यहाँ आ गया, यहाँ आर ना लगा के मैं लगा देता हूँ एल, ठीक है, ये एल आ गया, एल हो गया प्लस में, तो इसकी शादी करा देता हूँ मैं आर से, ठीक है ना। और जैसे ही आर से शादी होगी तो ये इसका सिबलिंग आ जाएगा ए, क्योंकि जी जो है ना वो ग्रैंडफादर था पी का, तो ये अभी भी ग्रैंडफादर ही रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर मुझे सही दिख रहा है। अब एल इज़ ओनली सिबलिंग ऑफ के, तो ये आ जाएगा के यहाँ पे, और के की शादी हो जाएगी एम से, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ पर्सन कौन है, ए हो गया, डी हो गया, यस, जे नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा जे। अब ए का हमें जेंडर पता करना है कि ए का जेंडर क्या है, ए का जेंडर क्या है। अब ए एज यू नो के अनमेरिड है, बट ए का जेंडर नहीं पता पड़ रहा कि ए का जेंडर क्या होगा, तो हमें जो लाइन है ना वो फिर से पढ़ना पड़ेगी, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन हम एक बार पढ़ेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा, बाकी ये स्ट्रक्चर तो हमारे पूरे बन चुके हैं। हमें सिर्फ ए के रिगार्डिंग लाइन पढ़ना है कि ए के रिगार्डिंग अगर कुछ मिलता है तो वो हमें पता पड़ जाएगा कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, और बाकी अब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट भी भरते चले जाएंगे। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देयर आर 3 जनरेशन इन अ फैमिली, डी हु इज़ द मदर इन लॉ सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। सो डी जो है हु इज़ एल्स मदर सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के 4 टू द लेफ्ट, 1 2 3 एंड दिस इज 4th, ये लेफ्ट सिंबल मैं बता रहा हूँ। अब ये नॉर्थ में होगा तो यही लेफ्ट है, साउथ में होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड फेस द साउथ डायरेक्शन, पी इज़ द ओनली सन ऑफ आर, तो पी इज़ द ओनली सन ऑफ आर, ठीक है। एंड बोथ फेस द अपोजिट डायरेक्शंस, यानी पी एंड आर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एज यू नो कि आर जो है हमारा साउथ में है यहाँ भी और यहाँ भी, तो पी हमारा कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ में, और अगर पी नॉर्थ में है तो इसके 1 2 3 लेफ्ट में हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि पी हमारा नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है ना। ना अब अगर मैं यहाँ पे पी डालता हूँ, मान के चलो, क्योंकि पी जो है वो नॉर्थ में इधर तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 नहीं आ सकता, पी यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे डी आ सकता है, 4 यहाँ पे आ सकता है। चलो आगे देखते हैं आगे, और हमारे पास क्या है, पी इज़ द ओनली सन ऑफ आर एंड बोथ अपोजिट डायरेक्शंस एंड अपोजिट डायरेक्शन, इसको पहले मैं रेस कर देता हूँ तब हमारा सही हो पाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो कहानी है उसको देख लेते हैं, कहाँ तक हो गया था, बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन, डी सिट्स इमीडिएट टू एम, यानी डी एंड एम हमारे कहाँ पे आएंगे, साथ में आएंगे। अब डी और एम कहाँ पे आ सकते हैं, डी मेरा यहाँ आ सकता है या डी मेरा यहाँ आ सकता है। अगर डी मेरा यहाँ आएगा तो पी को यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन पी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये नॉर्थ में देख रहा है, और 1 2 3 4 4th नंबर पे डी आएगा, तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। सो डी हमारा आ जाएगा यहाँ, सो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा पी, जो कि हमारा नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में देखो डी हमारा यहाँ नहीं आ सकता, डी अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो 1 2 3 पी हमारा यहाँ पे नॉर्थ में आना ही चाहिए, तो पी हमारा यहाँ पे नॉर्थ में आ जाएगा। अब एज यू नो कि पी जो है हमारा मेल है, तो पी हमारा यहाँ पे आ सकता है और ये भी हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है। अब डी कौन है, डी हमारा है फीमेल, तो डी हो जाएंगे फीमेल, ठीक है भाई। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोला जाता है आर, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ए इज़ नॉट मैरिड एंड फेस द सेम डायरेक्शन एज के, तो ए एंड के के जो डायरेक्शन है वो सेम होंगे, ठीक है, ये इनके सेम डायरेक्शन होंगे। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है, आर हु इज़ द सिस्टर ऑफ ए सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड विद द मेल मेंबर, तो आर मेल मेंबर के साथ में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। डीज नेबर आर मेल एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शंस, तो डी के नेबर मेल है तो यहाँ भी मेल आएगा। अब डी के जो नेबर है ना फेस अपोजिट डायरेक्शन, ये नॉर्थ में है तो ये साउथ में हो जाएगा, डी के नेबर मेल हैं दोनों, ये अगर नॉर्थ में है तो ये साउथ में हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, जी सोलमेट डी फेस द साउथ डायरेक्शन, यानी डी जो है वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एम हु इज़ द हस्बैंड ऑफ के, तो एम हु इज़ द हस्बैंड ऑफ के सिट्स एग्जैक्टली ऑफ द मिडिल ऑफ द बेंच एंड फेस द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया था। एल हु इज़ अ मेल, तो एल हमारा मेल है, इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ के, इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ के हो गया। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड पी सिस्टर, तो ए एंड पी की सिस्टर के बीच में, अच्छा ये डी वाली हो गई ना कहानी, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ए और पी की सिस्टर, अब पी की सिस्टर कौन है, जे, इनके जस्ट बीच में कौन बैठता है, के बैठता है। जस्ट बीच में मतलब ये दोनों इधर उधर हो सकते हैं, बट जस्ट बीच में हमारा के बैठेगा। आगे देखते हैं, ओके यहाँ तक हो गया। हु इज़ फीमेल, अब हु इज़ फीमेल यानी कि ये हमारी इसके लिए कहानी हो रही है, ठीक। एल फेस द सेम डायरेक्शन एज जी, तो एल एंड जी के डायरेक्शन कैसे हैं, डायरेक्शन सेम है,
ठीक है, आगे देखो, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी ए जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, इसका यूज़ हो गया ना। सो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ कुछ इस तरह से ये लेफ़्ट को दर्शाता है। अब ए जी अगर हमारा नॉर्थ देख रहा होगा तो ए हमारा लेफ़्ट में इसी साइड आ जाएगा, लेकिन जी अगर साउथ देख रहा होगा तो ए इस साइड निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जी के लिए क्या है, हु इज़ पीस ग्रांड फादर, हु इज़ पीस ग्रांड फादर, ये करेक्ट है। एंड हु सिट्स इमीडिएट टू एम, किसके लिए, जी की ही बात हो रही है। जी की ही बात क्या हो रही है, जी की बात ये हो रही है कि जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, मतलब सॉरी इमीडिएट ऑफ एम। अब इमीडिएट ऑफ एम यानी यही वाली जगह बची है, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा और इस वाले में जी यहाँ आ जाएगा। अब जी अगर इधर आ गया तो जी आपको पता है कि मेल है, तो ये मेल हो गया, ये मेल हो गया। अब जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ए है, तो 1 2 3 ए हमारा यहाँ भी हो सकता है और 1 2 3 यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 3 ए हमारा इस वाले केस में यहीं हो सकता है बस, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाले केस में 1 2 3 ए यहाँ भी हो सकता है और 1 2 3 ए यहाँ भी हो सकता है। अब अगर ए यहाँ पे हो रहा है तो ऑब्वियसली ये हमारा नॉर्थ में देख रहा होगा, बस अगर यहाँ पे इन दोनों में कहीं भी आ सकता है। लेकिन ऐसा बोला गया है, कैसा बोला गया है कि ए और जे के इमीडिएट, मतलब बिल्कुल बीच में कौन बैठता है, के बैठता है। ए और उसके बीच में इमीडिएट बिल्कुल बीचों बीच कौन बैठता है, के बैठता है। ए और किसके बीच में, जे के बीच में। तो ए और जे के बीच में अगर के बैठता है तो ए और जे हमें देखना पड़ेगा कि जे हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो अगर मान के चलो कि जे मैं यहाँ डाल दूँ, और ये वाली लाइन एक बार ध्यान से एक बार और पढ़ लो, कुछ और कोई सिस्टर तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या था, एम हो गया था के, हाँ यहाँ पे देखो, एम हु इज़ द हस्बैंड ऑफ के सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द बेंच एंड फेस द डायरेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया था, एल हु इज़ द मेल इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ के हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड पी सिस्टर, तो पी की सिस्टर कौन है, जे। तो यानी जे और ए के बीच में हमारा कौन आएगा, अब वो एल भी हो सकता है, के भी हो सकता है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। एल हु इज़ द मेल इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ के हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड पी सिस्टर, तो यहाँ पे हम लोग एल भी ले सकते हैं। अभी तक तो सेंस यही आ रहा है कि एल भी हमारा यहाँ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो आगे मेरे पास और कुछ तो है नहीं। अच्छा, डी और एम वाली ये वाली कहानी हो चुकी है, ये भी क्लियर हो गया। पी हमारा नॉर्थ था, ये भी हमारा क्लियर हो गया। और देख लेते हैं, ए और के डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो यहाँ पे अब अगर मेरा ए आ चुका है ना, तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली जे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जे यहाँ लाऊंगा तो बीच में मेरा के या एल कहाँ पे आएगा नहीं पता, तो यहाँ पे आ गया जे। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो के या तो एल, क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से वो एल की बात हो रही है तो वो एल आ सकता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अब के या एल कोई भी इधर पे आ जाएगा, उनके अलावा जो बंदा होगा वो इधर पे आ जाएगा, के या एल, ठीक है। अब एल के लिए क्या बोला गया था कि एल और जी के डायरेक्शन सेम है और ए और के डायरेक्शन सेम है, तो ए का डायरेक्शन इधर है तो ये इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा अगर के यहाँ पे आता है तो, ठीक है। और अगर के यहाँ पे आता है तो इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तो लेकिन हमें पता पड़ गया ना कि एल या के ही आएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, एल हु इज़ मेल इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ के हु सिट्स एग्जैक्टली, तो ये हु के लिए ही लग रहा है ना। अगर एंड हु लगता तो एंड हु लगता हमारा एल के लिए, तो यहाँ पे हमारा के ही आएगा और के आएगा तो के का डायरेक्शन हमारा ए के बराबर है और यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा और एल का डायरेक्शन हमारा किसके बराबर है, जी के बराबर है, और जी के बराबर है तो जी का ऊपर है तो इसका भी ऊपर हो जाएगा। अब एज यू नो एल जो है वह हमारा क्या है, प्लस है, और के जो है वो हमारा क्या है, वो माइनस है, ठीक है। जे भी हमारा माइनस है और ए का इधर से जेंडर हमें पता पड़ गया प्लस है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले केस में। अगर ऊपर वाले केस में मैं ए यहाँ डालता हूँ, मान के चलो, तो यहाँ पे मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, जे मैं यहाँ डालूंगा तो के और एल नहीं आ पा रहा है, मतलब एल नहीं आ पा रहा है इधर पे, मतलब के ही था इधर पे, के नहीं आ पाएगा। यहाँ डालता हूँ अगर ए तो भी मेरा कहीं नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ वाले से तो कहीं नहीं आएगा मेरा। यहाँ पे ए डालता हूँ, यहाँ ए डालता हूँ तो यहाँ पे अगर जे आता है तो के इधर पे आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आ सकता। तो ऊपर वाला केस हमारा गलत हो गया, नीचे वाला केस बिल्कुल सही है। इसी तरह से हमारी ये पजल बनेगी। 4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये भी हमारा ब्लड रिलेशन प्लस क्या था, अरेंजमेंट था। तो कभी भी ब्लड रिलेशन प्लस अरेंजमेंट आता है ना, ब्लड प्लस अरेंजमेंट अगर कभी भी आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ब्लड रिलेशन बना लेना और फिर उसके बाद अरेंजमेंट बना लेना, ईजी रहेगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम पे यही हुआ था, पिछला पेपर जो मैंने कराया था। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया गया है किसके फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेटमेंट अजम्पशन वाले ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, ओके।
ओके सो इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें एक हमें स्टेटमेंट दिया है, एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, एंड देन उसके बाद हमें क्या दिया है ये। हालांकि पर्टिकुलरली ये जो एक क्वेश्चन है ये किसके ऊपर है, मैं उसके ऑप्शन यहाँ पे डालना भूल गया, मैं उसके ऑप्शन डाल देता हूँ, लाइक ABCD करके मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। ABCDE मैंने ऑप्शन डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन थे वो क्या थे कि लाइक फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर स्ट्रेंथेंस। सेकंड बी ऑप्शन जो है, फर्स्ट इज स्ट्रेंथेंथ while second is weakens, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें ये था कि लाइक स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, यानी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है स्ट्रेंथेंथ while second is natural, सॉरी न्यूट्रल। ओके। एक और ऑप्शन इसमें था सेकंड, इसका जस्ट रेप्लिका था वो किसका, कि सेकंड इज स्ट्रेंथेंथ while फर्स्ट इज वीकेंस, ठीक है, ये दोनों। एंड ई क्या था, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वीकेंस, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कौन सा है, वीकेंस वाला कौन सा है, और न्यूट्रल कौन सा है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इधर पे देखेंगे कि कौन सी कहानी आ रही है। अब देखो मेरे हिसाब से एग्जाम में यार ये क्वेश्चन आता है ना, तो गलत होने के और सही होने के चांसेस बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। पढ़ते हैं पहले, इसकी समझते हैं कि मतलब क्या कह रहा है, उसका मतलब समझ में आ जाएगा, सो डेफिनेटली हम इसको करेक्ट ही कर लेंगे। एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर इट इज़ क्वाइट ट्रेजिक दैट मोर देन 1 in 3 चिल्ड्रन, ओके, मोर देन 1 in 3 चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टंट, ठीक है। आगे क्या है, स्टंटिंग इज एसोसिएटेड विथ एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन। अब देखो कहानी कनेक्ट करना है, देखो जिस लॉजिक से मैं करता हूँ ना वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक सुपर पावर, एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर के अकॉर्डिंग क्या निकलता है, इट इज़ क्वाइट ट्रेजिक दैट मोर देन 1 in 3 चिल्ड्रन, यानी 3 में से 1 चिल्ड्रन, मतलब 3 में से 1 चाइल्ड जो है इन इंडिया आर स्टंटिंग इज एसोसिएट विद एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन। तो स्टंटिंग कहाँ से आती है, स्टंटिंग जो है तुम्हारी आती है या एसोसिएट जो है वो तुम्हारी अंडर डेवलप ब्रेन से है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं, स्टंटिंग का कनेक्शन कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट से हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन with long lasting harmful consequence and increased risk of nutrition related chronic disease such as diabetes, hypertension and obesity in future। तो इससे होता क्या क्या है, अब जब भी ये वाली चीज़ें आती हैं तो इससे होता क्या क्या है, इससे लॉन्ग लास्टिंग हार्मफुल कंसिक्वेंस हो सकते हैं, लाइक इंक्रीज़ हो जाती हैं क्या, तुम्हारी जो न्यूट्रिशन रिलेटेड बीमारियां हैं, लाइक क्रोनिक डिसीज़ हो गया या डायबिटीज़ हो गया या फिर हाइपरटेंशन और ओबेसिटी हो गया, तो इन फ्यूचर आगे के जाके यह चीज़ हो सकती है। दस इंस्टंटिंग कैन बी क्लासिफाइड बाय इटसेल्फ एज एन इलनेस एज इट लीड्स टू नेगेटिविटली अफेक्टिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। यानी कि स्टंटिंग जो है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग इजीली किसमें, बाय इटसेल्फ एज एन इलनेस एज इट लीड्स टू नेगेटिवली अफेक्टिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। तो जो भी हमारे पास स्टंटिंग है, स्टंटिंग जो है वो उसको हम लोग एक लाइक कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक तरह की बीमारी है जो कि लीड कर रही है नेगेटिवली, अफेक्ट कर रही है, मतलब किस चीज़ को लीड कर रही है, नेगेटिवली अफेक्टिंग क्यों एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड को, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, इधर से जो भी हमें देखने को मिला है ना उस स्टेटमेंट को देखते हैं, उस स्टेटमेंट से हमारे पास क्या चीज़ें निकली है। सो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन एक्सेस प्रोग्राम हैव नॉट रिजल्टेड इन proportionate decrease in child malnutrition और stunting। यानी कि पहला वाला क्या है स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के बाद पहला वाला जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो, एंड सेकंड वाला है वो क्या क्या कह रहे हैं हमसे और किस तरह से स्टेटमेंट जो हमें दिया था उससे रिलेट कर रहे हैं। सेकंड क्या है, मल्टीपल रिसर्चर्स हैव प्रूवन द लिंक बिटवीन इलनेस एंड मेल न्यूट्रिशन स्टंटिंग इन चिल्ड्रन।
तो सेकंड वाला क्या है, ये मल्टीपल रिसर्चर्स हैं, मल्टीपल रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, किसके बीच में लिंक प्रूव कर रहे हैं, ये इन लोगों ने प्रूव किया है कि लाइक जो भी इलनेस है एंड मेल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग है चिल्ड्रन में, इन दोनों के बीच में उन लोगों ने क्या किया है, एक लिंक प्रूव किया है। सो ये मल्टी रिसर्चर सर की तो बात हो ही नहीं थी हमारे पूरे पैसेज में, अगर हम ऊपर बात करें तो आई थिंक ये जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस है या सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, बट इसमें गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या कहता है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो भी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन एक्सेस प्रोग्राम हैव नॉट रिजल्टेड इन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और स्टनिंग। बस ये वाला जो है ये हमारा शायद जा सकता है कि लाइक चाइल्ड को अगर मेल न्यूट्रिशन हो रहा है या स्टनिंग जो भी हो रही है, स्टंटिंग जो भी हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो मे बी ये वाली कहानी से हो सकती है। तो ये हमारा थोड़ा सा क्या जाता है, स्टैंडिंग जाता है। तो दिस इज स्टैंगनेंट एंड दिस इज न्यूट्रल, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर एंड मैं कभी भी सलाह नहीं देता हूँ कि लाइक इस टाइप के क्वेश्चन आप करो इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट सो मच गुड, ठीक है, जो कि मेरी नहीं है। तो जितना अनुमान लगा सकते हैं, जितना हम लोग समझ सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने इसको बता दिया। बाकी तो आई डोंट थिंक यार इसको करना कुछ एक समझदारी वाली बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आता है अजम्पशन एंड कुछ हमारे पास एक सेंटेंस है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ अजम्पशन है। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि लाइक इनके ऊपर जो भी बनाया है, जो भी सेंटेंस दिया है, उसके अजम्पशन क्या हो सकते थे। तो अगर ये चीज़ हमने निकाल ली तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल ली तो मैं तो कभी सलाह नहीं दूंगा कि लाइक ये क्वेश्चन करो, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रूफटॉप सोलर पावर ग्रोथ हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एन ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है। यानी रूफटॉप सोलर पावर की जो ग्रोथ है वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, किस तरह के डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, एन ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है। बट दिस विल नीड टू बी स्केल्ड अप मैसिवली टू अचीव द नेशनल टारगेट। तो अगर इसको तुम्हें नेशनल टारगेट को अचीव करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूरत है किस चीज़ की, कि इसको बड़े से बड़ा बनाया जाए, यानी कि इसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि बहुत दूर दूर तक इसे फैलाया जाएगा तो ये नेशनल को टारगेट कर सकता है। सिंपल सा बात है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसके अजम्पशन क्या हो सकते हैं। विद ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट टू सोलर सेल इफिशिएंसी एंड बैटरी टेक्नोलॉजी, रूफटॉप्स विल बी ओनली गेट मोर अट्रैक्टिव इन द फ्यूचर। मतलब विद ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट टू सोलर सेल इफिशिएंसी, ठीक है, एंड बैटरी टेक्नोलॉजी, रूफटॉप्स विल ओनली गेट मोर अट्रैक्टिव इन द फ्यूचर। पहला स्टेटमेंट मतलब अजम्पशन पढ़ लिया। सेकंड अजम्पशन क्या है, मेजर सोलर प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट टू द ग्रिड often face the challenge of land acquisition and transmission connectivity, ठीक है, ओके। A survey helps determine usable rooftops, separating them from green space and analyzes the quality of the solar resources। आई डोंट थिंक मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो इसकी सलाह कभी नहीं दूंगा। हालांकि मैं सलाह पीछे वाले की भी नहीं देता, लेकिन जितना मुझे लगा पढ़ने के बाद, जितना मैं उसको समझ पाया, जितनी उसकी समरी निकाल पाया, मैंने उसका आंसर कर दिया। बाकी इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, गलत होने के चांसेस अगर ज़्यादा हैं तो बाकी यार देखो, मैं आंसर देख के अगर तुमको बता दूँ या आंसर देख के मैं सारी चीज़ें बता दूँ, वो काम नहीं होता है। तो जहाँ लॉजिक लगेगा, जहाँ चीज़ें फिट हो जाएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ओके। नेक्स्ट, ओके, सो 5 क्वेश्चन ये अपना टारगेट करना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अपन को पहले बनाना है जो सही हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, स्टेटमेंट एंड जम्पशन वाले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, और वहाँ पे होता क्या है, कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जाके 2 मार्क्स का हमको लालच आ जाता है एंड देन हम उसको गलत करके आ जाते हैं। यही चीज़ होती है बस, मेरे हिसाब से तो यही होती है। बाकी जबकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर सकते थे, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देयर आर 7 बॉक्सेस दैट इज डैश विच आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड केप्ट वन अबव एन अदर, ओके। द बॉक्सेज आर केप्ट डिफरेंट वेट, ओके। सो बॉक्स हो गए, कलर हो गए, वेट हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। हालांकि वेरिएबल तो 2 ही हैं, कलर एंड वेट, ये तो उनके नाम है, ठीक है। आगे देखो, अब इनके डिफरेंट वेट हो रहे हैं। only 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड सी। तो देखो 8 बॉक्स थे ना, तो सबसे पहले हम लोग इनके बॉक्स के वो बना देते हैं, देन वेट का अगर कहीं भी दिया होगा तो वेट हम लोग बनाएंगे ऐसे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है ना, तो ये 8 हो गए, ठीक है। 7 है, सॉरी, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी इधर पे हम लोग बनाते हैं। सो ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, और ये ऐसे भी हो सकता है कि लाइक सी और ए के बीच में 2 बॉक्स आ जाए, ओके।
येलो कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सी, तो ये इमीडिएटली बिलो सी कौन सा है, येलो कलर का बॉक्स है, ठीक है। इमीडिएटली सी के नीचे कौन है, येलो कलर का बॉक्स है। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, एंड ब्लैक कलर बॉक्स, अच्छा 1 सेकेंड, येलो बॉक्स ए इज़ ऑफ ब्लू कलर, तो ए कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, ए कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। देर इज़ ओनली वन बॉक्स कैप्ड बिटवीन येलो एंड ब्लैक कलर बॉक्स, तो येलो एंड ब्लैक के बीच में केवल एक है, तो एक तो ब्लैक यहाँ भी आ सकता है, दिस इज़ द फर्स्ट केस, एंड एक ऐसा भी बन सकता है सी एंड दैट इज़ येलो, एक ब्लैक मेरा यहाँ भी आ सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ना तो नीचे आपको ये आएगा ना ऊपर कोई आएगा। यहाँ पे देखो येलो एंड ब्लैक के बीच में एक तो ऐसा हो सकता है, एंड येलो एंड ब्लैक के बीच में एक कहानी और हो सकती है, येलो एंड ब्लैक के बीच में एक कहानी और हो सकती है, इज ऑन ब्लू, दिस इज येलो, येलो एंड ब्लैक के बीच में एक ब्लैक यहाँ भी आ सकता था, बट यहाँ पे तो ब्लू है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लू कलर बॉक्स इज कैप्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स, यानी ब्लू कलर बॉक्स ब्लैक के ऊपर है, ब्लू कलर बॉक्स ब्लैक के ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, ब्लू ऊपर है, ब्लू ऊपर है, ब्लू ऊपर नहीं है, ये केस चला गया, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर लाइटर देन ब्लू कलर बॉक्स, यानी ब्लू कलर से केवल 2 बॉक्स लाइटर है, यानी कि यहाँ ब्लू आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन रेड एंड ब्लैक कलर बॉक्स, तो रेड एंड ब्लैक के बीच में 3 है, तो यहाँ पे ब्लैक आ गया ना, तो 1 2 3 एंड दैट इज़ रेड, तो यहाँ पे ब्लैक आ गया, तो 1 2 3 एंड दैट इज़ रेड, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। लेकिन अगर ऐसा करूँ मैं 1 2 3 एंड दैट इज़ रेड, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी एक केस और बनेगा हमारा, वो भी इसका कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया था, ए आ गया, देन ब्लैक आ गया, देन सी एंड नीचे आ गया था येलो, एंड देन इधर पे आ गया था हमारा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे ही था ना। तो 1 2 एंड यहाँ पे क्या आ गया था, रेड आ गया था, यही आ गया था ना। तो 1 2 3 4 5 6 और एक और था इसके नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, यही बना था हमारा। ओनली 2 बॉक्स बिटवीन ए एंड सी, ओनली 2 बॉक्स बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। येलो कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सी, बॉक्स ए इज ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू कलर का था, ओके। ब्लू कलर बॉक्स इज केप्ट अबव ब्लैक कलर, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स बिटवीन लाइटर देन ब्लू, ओनली 3 बॉक्स बिटवीन रेड एंड ब्लैक, तो ओनली 3 बॉक्स बिटवीन रेड एंड ब्लैक, ओनली 3 बॉक्स बिटवीन रेड एंड ब्लैक, तो 1 2 3 एंड दैट इज रेड, इसके नीचे नहीं था, तो 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, ठीक है ना। तो 7 7 7 हो गए, अब नहीं आ सकते। वाइट कलर बॉक्स इज हैवियर देन द रेड कलर बॉक्स बट जस्ट लाइटर देन द ब्लैक कलर बॉक्स, यानी वाइट कलर बॉक्स जो है दैट इज हैवियर देन ब्लैक, अब एग्जैक्ट ब्लैक नहीं, एग्जैक्ट ब्लैक नहीं, बट हैवियर देन तो ब्लैक है, बट वाइट कलर बॉक्स इज हैवियर देन रेड, सॉरी वाइट इज हैवियर देन रेड, हैवियर देन रेड, अब एग्जैक्ट हैवियर नहीं होगा, आगे बहुत आगे भी हो सकता है, बट जस्ट लाइटर देन ब्लैक, ये है जस्ट, ये जस्ट है और वो भी ब्लैक से। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक कलर बॉक्स हो गया, येलो कलर बॉक्स इज जस्ट लाइटर देन रेड, यानी जस्ट लाइटर देन ये जस्ट हो गया, यहाँ रेड आ जाएगा, येलो आ जाएगा। आगे देखो, रेड कलर बॉक्स हो गया, ब्लैक कलर बॉक्स इज नॉट द हैवीएस्ट, ये हमारा हैवीएस्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ब्लैक नहीं आ सकता, यहाँ पे ब्लैक नहीं आ सकता, तो ब्लैक वाइट रेड येलो और ब्लैक वाइट रेड येलो पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बी एंड रेड कलर बॉक्स, तो रेड अगर ये है तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा बी, रेड कलर अगर इधर है तो 1 2 बी, नॉट पॉसिबल, ये केस गलत होगा। रेड अगर इधर है तो 1 2 बी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, बी इज हैवियर देन द बॉक्स ई विच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, तो बी के जस्ट नीचे कौन है, ई, बी के नीचे जस्ट ई है, तो यहाँ पे बोला गया है कि बी इज़ हैवियर देन ई, अब ये हैवियर है, आगे भी जा सकता है, ठीक है। ब्लैक कलर बॉक्स इज जस्ट लाइटर देन डी, यानी ब्लैक जो है जस्ट लाइटर देन डी, ये जस्ट है, ब्लैक इज जस्ट लाइटर देन डी। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन ई एंड एफ, तो ई और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो एफ यहाँ जाएगा और इस वाले केस में एफ यहाँ जाएगा,
ठीक है। बॉक्स जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ग्रीन कलर, तो जी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ ग्रीन आ जाएगा, और एक ही केस है बस इधर, यहाँ ग्रीन आ जाएगा। इस वाले में जी यहाँ आ जाएगा तो ग्रीन यहाँ गलत हो गया, रेड बैठा उधर। वन बॉक्स ऑफ इज़ द पिंक कलर, तो वन बॉक्स ऐसा है जो पिंक कलर का है। ठीक है भाई, अब वन बॉक्स अगर पिंक कलर का है तो आपको पिंक कहाँ पे आएगा पता नहीं। बॉक्स जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द ग्रीन कलर, वन बॉक्स ऑफ द पिंक कलर, अब या तो ये पिंक होगा या तो ये पिंक होगा। ठीक है, क्योंकि पिंक के बारे में नहीं पता। और इवन इसी तरह से एक वाइट भी होगा हमारा, तो पिंक और वाइट बचा है। बाकी यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे डी बचा है, तो यहाँ पे ये डी आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ए डी जी सी एफ बी ई हो गया, इसको एफ को मैं सही से लिख देता हूँ। अब बनाते हैं इसको। ठीक है भाई, तो अब हमें ये भी चेक करना है, ये वाली सारी चीज़ें भी करना पड़ेंगी। ठीक, तो कैसे बनाएंगे। अगर येलो मेरा यहाँ आता है, मान के चलो येलो मेरा यहाँ आ गया, तो जस्ट रेड मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रेड के बाद वाइट मेरा यहाँ या यहाँ आ सकता है। वाइट अगर यहाँ आ गया तो ब्लैक मेरा यहाँ आ सकता है। ठीक है, बोल सकते हैं। और ब्लैक किसके पास है, ब्लैक है एफ ई के पास, तो ई से बड़ा मेरा बी भी होना चाहिए, ई से बड़ा मेरा बी होना चाहिए, तो ई से बड़ा मेरा बी यहाँ पे आ जाएगा। बोल सकते हैं हम तो ये चीज़, है ना। बाकी अगर मैं यहाँ पे ऐसे ना बना के इसको वाइट यहाँ डाल दूँ तो ब्लैक मैं यहाँ डाल सकता हूँ, है ना। ब्लैक मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो वाइट मेरा यहाँ गया, तो यहाँ पे मेरा जस्ट बड़ा ये ब्लैक किससे हो गया, डी से। तो ब्लैक बस जस्ट छोटा हो रहा है किससे, डी से, तो यहाँ मेरा डी आ जाएगा। अब यहाँ अगर डी आ गया तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ अगर ग्रीन हो गया तो यहाँ पे मेरा ब्लैक मेरा ई आ गया, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, तो यहाँ पे ये बी आ जाएगा। सो दैट मे बी पॉसिबल, ये मेरा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ओके, ये पॉसिबल हो सकता है, बट अभी मैं बोल नहीं सकता कि यही पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है सीक्वेंस। बाकी और कोई सा देखते हैं सीक्वेंस, और कौन सा सीक्वेंस आ रहा था। ब्लैक एक तो मेरा यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ नहीं आ रहा है, एक तो ब्लैक यहाँ आ रहा है। अगर ब्लैक मैं मान के चलो यहाँ डालता हूँ, ब्लैक अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ब्लैक बड़ा है किससे, जस्ट छोटा है किससे, डी से, तो डी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। अब ब्लैक कौन है, ई, तो ई से बड़ा फिर बी कहाँ पे आएगा, दैट मीन्स ब्लैक हमारा यहाँ भी नहीं आएगा, तो ब्लैक हमारा कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ। अब ब्लैक अगर यहाँ है तो वाइट यहाँ, वाइट अगर यहाँ है तो रेड यहाँ, और रेड अगर यहाँ पे है तो येलो यहाँ। अच्छा, येलो कलर किसका है, एफ का। रेड कलर किसका है, जी का। वाइट कलर पता ही नहीं। ब्लैक कलर किसका है, ब्लैक कलर है ई का। ठीक है, और ब्लैक कलर के जस्ट आगे कौन है, डी, तो यहाँ डी आ जाएगा। अब ई से बड़ा कौन है, बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। डी का कलर कौन है, ग्रीन। ठीक है, अच्छा, अब ये दो कलर बचे कि ये दो कलर कौन से होंगे। अब यहाँ पे कौन सा कलर नहीं बचा, पिंक, तो ये हो जाएगा पिंक, यानी बी का कलर हो गया पिंक। तो वाइट कलर किसका हो गया, सी का, तो ये हो गया वाइट, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा वेट का, और ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा पजल का, यानी कि जो कि बॉक्स अरेंजमेंट था। ठीक है, तो ये केस बनेगा हमारा। बाकी दो केस हमारे कट हो चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं इसको, तो डुएबल है। 5 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर ना। अब हमारे पास देखने को मिले थे रिवर्स लॉग्स। ठीक है, सो रिवर्स लॉग्स में कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारे पास। तो ये कंक्लूजन हमें देखना नहीं है, हम सीधा इधर पे सीधे बनाते हैं इसको। ठीक है, स्टेटमेंट सारे के सारे बना लेना। नो ऑफिस इज़ होम, नो ऑफिस इज़ होम। ठीक है, पहला ए वाला चेक कर रहे हैं। ठीक, नो ऑफिस इज़ बिल्डिंग, नो ऑफिस इज़ बिल्डिंग। ऑल ऑफिस इज़ पार्टी, ऑल ऑफिस इज़ पार्टी। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करो। ऑल होम कैन बी ऑफिस, सारे के सारे होम हमारे ऑफिस हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते। क्यों हो सकते भाई, इधर पे तो नो बोल होता है, यहाँ पे बनाने को बोल रहे हो, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अगला चेक करते हैं, अगला क्या है, नो होम इज़ बिल्डिंग, नो होम इज़ बिल्डिंग। ऑल ऑफिस आर होम, ऑल ऑफिस आर होम, ये ऑफिस हो गया। ऑल पार्टी आर बिल्डिंग, ऑल पार्टी आर बिल्डिंग, ये पार्टी हो गया। ऑल होम कैन बी ऑफिस, सारे के सारे होम ऑफिस हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला देखो, सम पार्टी इज़ नॉट बिल्डिंग, कुछ पार्टी ऐसी हैं जो बिल्डिंग नहीं है। यार पूरी की पूरी पार्टी बिल्डिंग है, तुम कह रहे हो कुछ पार्टी बिल्डिंग नहीं, ये गलत हो रहा है। सेकंड वाला गलत हो रहा है, फर्स्ट सही हो रहा है, सेकंड गलत हो रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑल होम इज़ पार्टी, ऑल होम इज़ पार्टी। ऑल ऑफिस इज़ होम, ऑल ऑफिस इज़ होम। अच्छा, ऑल ऑफिस इज़ होम यहाँ पे आ जाएगा, ऑल ऑफिस। फिर क्या बोलता है, नो ऑफिस इज़ बिल्डिंग, नो ऑफिस इज़ बिल्डिंग।
सम ऑफिस आर होम, सम ऑफिस आर होम। अच्छा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग, ये ऑफिस था, ये होम था। नो होम, अच्छा ऑल होम इज़ पार्टी, ऑल होम इज़ पार्टी, ये हो गया। ऑल ऑफिस इज़ पार्टी, ऑल ऑफिस इज़ पार्टी। अरे गजब ही सीन है यार। ऑल ऑफिस इज़ पार्टी ये था। नो ऑफिस इज़ बिल्डिंग, नो ऑफिस इज़ बिल्डिंग। सम ऑफिस आर होम, कुछ ऑफिस आर होम है। अच्छा, कुछ ऑफिस होम है और कोई भी बिल्डिंग हमारी ऑफिस नहीं है, कोई भी बिल्डिंग हमारी ऑफिस नहीं है, ये कहानी है। अब देखते हैं, ऑल होम कैन बी ऑफिस, ये होम है ऑफिस है, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट वाला सही है। सम पार्टी इज़ नॉट बिल्डिंग, कुछ पार्टी ऐसी हैं जो बिल्डिंग नहीं है, पार्टी का ये वाला पार्ट हमारा बिल्डिंग नहीं है क्योंकि इसके साथ नेगेटिविटी में सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, बाकी चेक नहीं करने की ज़रूरत है। अगला यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं सम हॉर्स। अब 3 क्वेश्चन आए तेरे बस लॉक्स के ऊपर। सम हॉर्स इज़ डॉग, तो सम हॉर्स इज़ डॉग, ठीक है। नो एलिफेंट इज़ हॉर्स, नो एलिफेंट इज़ हॉर्स। सम कैट इज़ डॉग, सम कैट इज़ डॉग। चेक करते हैं, चेक करोगे तो क्या दिखेगा, सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स, कुछ डॉग ऐसे हैं जो हॉर्स नहीं है, डॉग का ये वाला पार्ट। अच्छा, कुछ डॉग ऐसे हैं जो हॉर्स नहीं है, इन दोनों की तो कभी लड़ाई नहीं है, सही है ये वाला। गलत है, मतलब ये वाला गलत है तो इसको काट दो। अगला चेक करो, ये वाला गलत हो गया। अगला चेक करो सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑल एलिफेंट कैट, ऑल एलिफेंट इज़ कैट। ऑल डॉग इज़ हॉर्स, ऑल डॉग इज़ हॉर्स, ठीक है, इसको बाद में बनाते हैं। सम एलिफेंट इज़ डॉग, सम एलिफेंट इज़ डॉग एंड ऑल डॉग इज़ हॉर्स, ठीक है। सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स, कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे कहीं पे, गलत हो गया। अगला, ऑल एलिफेंट इज़ डॉग, ऑल एलिफेंट इज़ डॉग। ऑल डॉग इज़ कैट, ऑल डॉग इज़ कैट। नो कैट इज़ हॉर्स, नो कैट इज़ हॉर्स। अब देखो, सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स, सम डॉग, कौन से डॉग, डॉग का ये वाला पार्ट हमारा हॉर्स नहीं है, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। सम कैट कैन बी हॉर्स, नहीं नहीं, दैट नॉट बी करेक्ट, क्योंकि क्या पूछा है उसने, सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स, हॉर्स का कौन सा वाला पार्ट हमारा हॉर्स नहीं है, डॉग का कौन सा पार्ट हमारा हॉर्स नहीं है, डॉग पूरी की तरह से नहीं है हॉर्स। सेकंड देखते हैं, सम कैट कैन बी हॉर्स, कुछ कैट हमारी हॉर्स हो सकते हैं, पूरी तरह से गलत है, ये तो हो ही नहीं सकती, सेकंड वाला गलत हो रहा है, पूरी तरह से गलत हो रहा है। आखिर लास्ट वाला चेक करते हैं, नो हॉर्स इज एलिफेंट, सॉरी नो एलिफेंट इज हॉर्स। सम डॉग इज एलिफेंट, सम डॉग इज एलिफेंट। नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। नाउ सम डॉग इज नॉट हॉर्स, डॉग का ये वाला पार्ट हॉर्स नहीं है क्योंकि ये एलिफेंट के साथ, मतलब ये एलिफेंट का ये पूरा एलिमेंट इसके साथ दुश्मनी में है, तो ये वाला पार्ट भी दुश्मनी में होगा, तो डॉग का ये वाला पार्ट दुश्मनी में है, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखो, सम कैट कैन बी हॉर्स, ये कैट हॉर्स के साथ जा सकती है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ पार्ट तो जा ही सकता है, करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला स्टेटमेंट यानी अगला वाला चेक करते हैं, तो इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, सम सुजुकी इज होंडा, सम सुजुकी इज होंडा। नो होंडा इज मारुति, नो होंडा इज मारुति। सम टाटा इज़ मारुति, सम टाटा इज़ मारुति। चेक करो, सम सुजुकी इज़ मारुति, सम सुजुकी इज़ मारुति, सुजुकी ये रहा, मारुति ये रहा, गलत हो गया, गलत है। ऑल टाटा इज़ सुजुकी, ऑल टाटा इज़ सुजुकी। ऑल मारुति इज़ टाटा, ऑल मारुति इज़ टाटा। नो मारुति इज़ होंडा, नो मारुति इज़ होंडा। सम सुजुकी इज़ मारुति, कुछ सुजुकी मारुति है, यस बिल्कुल करेक्ट है। सम टाटा आर नॉट होंडा, कुछ टाटा ऐसे हैं जो होंडा नहीं है, टाटा का ये वाला पार्ट ऐसा है ना जो होंडा नहीं होगा क्योंकि मारुति होंडा के साथ नहीं है, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला चेक ही नहीं करना। ये रही भाई एप्लीकेशन की डिटेल, आप इसे देख सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वेटरन बाई एसरा सर सर्च कर लेना तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, और कोर्स जो है वो कल मतलब आज ये वीडियो अपलोड होगा तो ये तो बस आखिरी है भाई, ये पूरा हो चुका है। एंड जितने भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व किए थे डेफिनेटली उनका एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से निकल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से टाइम दिया। डेली जो क्लास चलती थी वो मतलब बोल सकते हैं कि लाइक 2.5 आवर्स चलती थी, मतलब 2.5 घंटे के आसपास ये क्लास चलती थी, तो आई थिंक उन लोग का तो हो जाना चाहिए क्योंकि मेहनत की उन्होंने, जो भी डेली इसको देख रहे थे। बाकी आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन की एक और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आती है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। सो 6 एम्प्लॉय डैश 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 वर्किंग इन अ कंपनी डिफरेंट डेजिग्नेशन दैट इज CLO डैश 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 डैश, इसको पढ़ लेंगे भाई, ये पूरा काफ़ी बड़े बड़े नाम है। बीइंग द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड they all have different years of working experience and gets different salaries on the basis of the sequence of their designation. Senior most employee get the highest salary and the maximum and has the maximum year of experience.
एंड द जूनियर मोस्ट हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस एंड सैलरी। तो जो सबसे ऊपर रहता है उसको ज़्यादा क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर सेम एज मैंशनड अबव विद द CLO बीइंग विद द जूनियर मोस्ट इज CEO। तो CEO लास्ट में आएगा, CLO सबसे ऊपर आएगा। तो इसी को बेस बना लेंगे हम लोग, है ना, जो डेजिग्नेशन है उसी को हम लोग क्या बना लेंगे, बेस बनाएंगे पजल का। तो 6 पर्सन है ना, 6 एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है केस। तो दिस इज CLO सबसे ऊपर था। फिर उसके बाद कौन है, CMO, तो ये CMO हो गया। देन उसके बाद कौन है, CTO, तो ये CTO हो गया। देन उसके बाद है CFO, तो ये CFO हो गया। फिर उसके बाद है COO, तो ये COO हो गया। देन उसके बाद है CEO, तो ये CEO हो गया। ठीक है, तो मिनिमम 2 केस, मैक्सिमम 4 केस की मैं बात करता हूँ। तो एक केस यहाँ बनेगा, एक केस यहाँ बनेगा। अब इनके पास देखो सैलरी का इधर पे डायरेक्शन दिया है हमको, पर्सन का नाम दिया है और उनके एक्सपीरियंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सैलरी, पर्सन, एक्सपीरियंस, सैलरी, पर्सन, एक्सपीरियंस, यानी 3 स्लॉट्स बनेंगे। तो ये पर्सन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी। ठीक है, तो मिनिमम 2 केस के साथ खेलते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। ओके, ये मैंने बना दिया पूरा। अब देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होगा, इसकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दिया, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया। ठीक है, तो इसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और इसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली इसकी सैलरी भी कम होगी और इसका एक्सपीरियंस भी कम होगा। ओके ना, अब वो पर्सन कौन है वो मुझे नहीं पता, वो पर्सन के नेम मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे मेरा पर्सन आ जाएगा, ठीक है, सैलरी आ जाएगी एंड देन उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। नाइस, बनाते हैं। द सैलरी ऑफ P इज़ मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑल नेसेसरी। द सैलरी ऑफ P इज़ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, इनसे चालू है। द सैलरी ऑफ P इज़ द मल्टीपल ऑफ 11। द वन हु हैज़ 10 years एक्सपीरियंस अर्न 10K लेस देन द यू हु इज़ नॉट द CFO। तो P का जो एक्सपीरियंस है, सॉरी जो सैलरी है, दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल है ये। ठीक है, 11 का मल्टीपल है इसकी सैलरी। फिर आगे क्या बोलता है, द वन हु हैज़ एक्सपीरियंस 10 years ऑफ एक्सपीरियंस अर्न्स 10K लेस देन द यू। यानी 10 years का जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो यू से 10,000 कम कमाता है। ठीक है, यू से 10,000 कम कमाता है। नाउ आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे बोला गया है हु इज़ नॉट CFO। अच्छा, यू के लिए बोला गया है कि ये हमारा CFO नहीं है। एट मोस्ट 1 person इज सीनियर टू S। एट मोस्ट 1 person का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक, एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा एक, और या तो कोई भी नहीं। तो एक यानी S से सीनियर एक बंदा हो सकता है, या तो कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोला, एट मोस्ट 1 person इज सीनियर टू S, ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा, या तो फिर कोई भी नहीं। क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा नाउ, अब यहाँ पे हम लोग ने बना लिया कुछ इस तरह से। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोलता है, ओनली 2 एम्प्लॉई आर जूनियर देन द वन हु हैज़ 8 years एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस। तो ओनली 2 person और ओनली 2 person या ओनली 2 एम्प्लॉई आर जूनियर देन द 8 years। तो यहाँ पे आ जाएगा ना 8 years, ओनली 2 हो जाएंगे तो 8 years यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। बट इसमें एक चीज़ जो है, जो आपको ध्यान में रखना थी, मैंने को भी ध्यान में रखना थी, वो लाइन ये थी, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर सेम एज द मेंशन अबव विद द CLO इज द बीइंग जूनियर मोस्ट एंड CEO इज द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो ये टॉप मोस्ट है और CLO यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CLO, यहाँ आ जाएगा CEO, यहाँ आ जाएगा CMO, यहाँ आ जाएगा COO, यहाँ आ जाएगा CTO और यहाँ आ जाएगा CFO। ठीक है, कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। अब ये चीज़ बदल जाएगी, ये चीज़ बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने क्या बना दिया, इसको सीनियर टू क्या बना दिया, जूनियर बना दिया। हालांकि सीक्वेंस क्या था हमारा, जूनियर टू सीनियर दिया था पजल में, अब हमने सीनियर टू जूनियर बना दिया। ये चीज़ हमारी नहीं बदलेगी। क्या कि यहाँ पे बोला, ये चीज़ तो यही रहेगी। यहाँ पे एटमोस्ट 1 person इज सीनियर टू S। S से केवल एक बंदा हमारा सीनियर हो सकता है, मतलब एटमोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा एक, या तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं तो यहाँ पे S और एक बंदा तो यहाँ पे S। ठीक है, अब सही है। ओनली 2 एम्प्लॉयज़ आर जूनियर टू। अब हमने जो बनाया है ना, ये सीनियर टू जूनियर बनाया है, जो केस हमने बनाया है। ठीक है,
ओनली 2% आर जूनियर देन द वन हु हैज़ 8 years वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 years वर्किंग एक्सपीरियंस, यहाँ भी आ जाएगा 8 years वर्किंग एक्सपीरियंस। नाइस। द वन हु इज़ COO हैज़ 3 years मोर एक्सपीरियंस देन द वन हु इज़ गेटिंग 60K। सो COO का जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ 60K वाले से 3 ज़्यादा है। ये 60K जो भी कमा रहा होगा ना, उससे 3 years ज़्यादा है, 3 years। ठीक है, आगे देखते हैं। द सम ऑफ द सैलरी ऑफ CLO एंड CMO इज़ द सेम एज द सैलरी ऑफ, देखो CLO एंड CMO, इनकी जो सैलरी होगी, सैलरी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू इज सेम एज द सैलरी ऑफ द वन हु हैज़ मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस। तो मैक्सिमम वर्किंग एक्सपीरियंस किस पे होगा? CEO के पास। CEO की सैलरी के बराबर है इन दोनों की सैलरी। आगे देखते हैं। 15 years इज़ द मैक्सिमम ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 years, यहाँ भी आ जाएगा 15 years। ठीक है। ओनली 2 डेजिग्नेशन आर देयर इन बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ S एंड P। तो S और P के बीच में 2, 1 2 P, 1 2 P। P की जो सैलरी है 11 का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पे 11 का मल्टीपल आने वाला है, यहाँ पे 11 का मल्टीपल आने वाला है। ठीक है। द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ CMO एंड CTO इज द कंजिक्यूटिव ईयर्स, यानी CMO कहाँ पे है, ये है, और CTO जस्ट इसके ऊपर है। तो ये कंजिक्यूटिव ईयर्स आएंगे। कौन से हैं? कंजिक्यूटिव ही है ना, यस। तो कंजिक्यूटिव यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ईयर्स आ जाएंगे, कंजिक्यूटिव ईयर्स। आगे देखते हैं। CMO इज़ गेटिंग 50K। तो CMO जो है वो 50K गेट कर रहे हैं, यानी कि 50,000 कमा रहे हैं। ठीक है। CMO यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50K। बट P की सैलरी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये वाला केस गया, खराब, ख़त्म हो गया ये वाला केस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तो आ गया भाई 50K। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली 50K से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। और CEO सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट ऊपर है ना, तो इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। जैसा कि आपको पता है कि जो भी टॉप पे होता है उसकी सैलरी भी ज़्यादा है और वर्किंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। CMO इज गेटिंग, R इज़ जूनियर देन P। तो R इज़ जूनियर देन P, R मस्ट बी देयर और देयर, इन दोनों जगह R हो सकता है। आगे देखते हैं। द CEO सैलरी इज़ 5K लेस देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना है? तो है 100। तो 100 से 5K अगर मैं कम कर दूंगा, यानी 10 का होता है 100, 100 से अगर मैं 5 कम कर दूंगा, देखो 5K लेस देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 100K माइनस 5K यानी 95K। तो इसकी सैलरी हो जाएगी 95K। अब अगर ये 95K है तो ऑब्वियसली CLO की सैलरी कितनी हो जाएगी? 45K। तो CLO की कितनी हो जाएगी? 45K। तो ये हो जाएगी 45K। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे 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 Q इज़ द जूनियर देन R एंड हैविंग द वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके, सो Q इज़ द जूनियर देन R। तो Q जो है जूनियर देन R है, तो R यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एंड द हैविंग द वर्किंग एक्सपीरियंस इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द सैलरी वॉट R गेट्स। तो R की सैलरी ये आ रही है, तो इसका वर्किंग एक्सपीरियंस 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 5 and 0 का सम कितना होता है? 5 ही तो होता है ना। आगे देखते हैं। इक्वल टू द डिजिट्स आर गेट्स। ओके, द सैलरी ऑफ CTO इज़ लेस देन 57K। तो CTO की सैलरी जो है वो लेस देन 57K है। ठीक है, तो CTO की सैलरी यहाँ पे आएगी लेस देन 57K होगी। तो लेस देन 57K अगर होती है तो 11 का मल्टीपल भी चाहिए इधर पे, तो 55K हो जाएगी। 44K नहीं हो सकती, क्योंकि सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी ऊपर बढ़ते बढ़ते। ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। तो ये वाली कहानी हो गई हमारी। 10 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे होगा उसकी सैलरी U से कम है। अब U जो है वो हमारा CFO नहीं है। अब U CFO नहीं है तो U यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बंदा बचा है इधर पे, कौन बचा है? PQRSTU, T बचा है। T ही था ना, यस T बचा है। T के रिगार्डिंग कुछ दिया है क्या हमको? T के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया ना। यहाँ पे इसके बारे में दिया है, COO की जो सैलरी होगी वो 60K वाली जो सैलरी है ना, उससे 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद होगी। अच्छा, सेकेंड थिंग कि CTO और CMO का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कंजिक्यूटिव ईयर्स है। तो यहाँ पे 7 आएगा, 9 नहीं। ठीक है। अब देखो 60K किसकी सैलरी हो सकती है? या तो इसकी हो सकती है या तो इसकी हो सकती है। अब 60K जिसकी भी सैलरी होगी उससे 3 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस कैसे होगा इसको? अगर 60K सैलरी इसकी है, ठीक है, 60K सैलरी मान के चलो इसकी है, तो इससे 3 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस किसका हो जाएगा? CEO का खुद का हो जाएगा। 3 साल ज़्यादा नहीं होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है 60K सैलरी इसकी होने वाली है। ठीक है, तो 60K सैलरी इसकी हो गई, बाकी इसकी सैलरी नहीं पता। अब इसका एक्सपीरियंस कितना हो सकता है?
अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई थी कि 10 ईयर्स जिसका एक्सपीरियंस होगा, 10 ईयर्स जिसका एक्सपीरियंस होगा यू से 10,000 कम कमाएगा। तो मान के चलो 10 ईयर्स अगर इसका एक्सपीरियंस हो गया तो यू से 10,000 कम कमाएगा, यानी यू कितना कमाएगा 70,000। अब ये 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी 60K वाले से 3 ज़्यादा कर देंगे तो इसको 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। डन। 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे हमारे। 5 क्वेश्चन ही थे ना इसमें, यस 5 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके हमारे। ओके चलिए वेरी नाइस। अगला आ जाते हैं। अगला हमारे पास सेट क्या है या क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही है स्टेटमेंट एजम्पशन का। इसको आप बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली बना सकते हैं। बाकी मैं तो इसको ना करने की सलाह देता हूँ और हमेशा ही से देता हूँ। बाकी आपके ऊपर, अगर आपको बताता है कोई, अगर बताता है तो कर सकते हो। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन ऑन वन अनदर पजल। एक और पजल है हमारे पास और ये पजल हमसे क्या कहती है, इसको पढ़ते हैं। तो हमेशा से याद रखिएगा, मैंने वही चीज़ बताई और वही चीज़ मैं फॉलो भी करा रहा हूँ अभी तक। अगर आप देखोगे बॉक्स बेस पजल को छोड़ के, मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस, तो 2 केस हो गया था। दूसरी पजल मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस, 2 केस मिनिमम, 4 बनाए थे लेकिन यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है, बॉक्स बेस पजल में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस, 4 के ऊपर गए नहीं। 3 ही केस बने थे जिसमें से 2 हमारे बहुत जल्दी कट गए थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस, 2 केस बनाए थे, एक ये और एक ये, तो इसमें से भी ये कट गया। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 2 केस और मैक्सिमम 4 केस, सिंपल सी बात है। ओके चलो तो पढ़ लेते हैं। 6 पीपल डैश 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 आर बॉर्न डिफरेंट ईयर विद द करंट बेस इज टेकन 2018। 2018 को हमें क्या लेना है, करंट बेस ईयर लेना है। नन ऑफ दैम इज़ ओल्डर देन 90 ईयर्स ओल्ड। कोई भी 90 ईयर्स ओल्ड से, मतलब 90 ईयर्स से बड़ा नहीं होगा। और 6 बंदे हैं इधर पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी एज बेस पजल आ चुकी है। दे लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड ब्लू वाइट पिंक येलो ब्लैक। अच्छा कलर भी आ गए। तो एक तो एज आ गई और एक इनका वेरिएबल कलर्स आ गए। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ और द रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच अ पर्सन इज बॉर्न कैन बी द एज ऑफ द सम अदर पर्सन। ये लाइन बहुत अच्छी होती है, काफ़ी बार से एग्जाम में पूछी जा रही है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, लाइक ए इज़ बॉर्न इन 1943। अगर ए का 1943 हो रहा है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट उठा लो इसकी। एंड द एज ऑफ बी इज़ डिनोटेड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ ए। और एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि बी की जो एज है वो ए से रिलेट की गई है, इसकी बर्थ ईयर से रिलेट की गई है। तो बर्थ ईयर से कैसे रिलेट की जाएगी, देन बी एज विल बी ईदर 34, या तो इसका 34 या तो फिर सीधा 43। तो बी की एज या तो 34 होगी या तो 43 होगी। विराट इज़ जस्ट ओल्डर देन द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। बस यहाँ से पजल हमारी चालू हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेस किसे बनाएंगे, हम बेस बना सकते हैं क्या किसी को। अगर बेस तुमको बनाना है तो यहाँ पे देखो बेस ईयर हमें 2018 दिया है, तो 2018 को मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ बेस ईयर। ठीक, और उसके बाद कुछ दिया है क्या, 90 ईयर ओल्ड से कोई बड़ा नहीं होगा, यानी 90 साल से कोई बड़ा नहीं होगा। तो इसमें से 90 ईयर में लेस कर देता हूँ। और जैसे ही मैं 90 ईयर इसमें से लेस करूँगा तो मैं 2000 से नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा 118 से करूँगा। क्यों, क्योंकि 2018 में से अगर मैं 90 ईयर्स हटाता हूँ तो 19 के समथिंग की कुछ वैल्यू आएगी ना, तो मैं इसको ले लेता हूँ 118। उधर से 19 मैंने पहले ही से हटा लिया, मतलब 2018 को मैंने कैसे लिख लिया, 1900 प्लस में एंड दैट इज़ 118। तो ये मैंने पहले ही हटा दिया, क्योंकि ये 1900 और दूसरा जो सन आएगा उसका 1900 मेरा कट हो जाता है। लाइक अगर मुझे इसकी एज निकालना है, बेस ईयर इज़ 2018, तो मैं क्या करूँगा, 2018 को ब्रेक कर लूँगा, 1900 प्लस में 118। और इस वाली चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, 1979। तो ये चीज़ तो मेरी कटेगी ना जब मैं माइनस करूँगा। तो इसमें से माइनस करूँ ना सीधा, यहाँ बचेगा 9, क्योंकि 11 में से 70 जाएंगे तो बचेगा मेरे पास 40, 40 माइनस 139, सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको एज बेस वाली पजल को सॉल्व करते हैं ना। 118 से 90 जाएगा तो बचेगा कितना, 228, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट बंदा होगा ना वो 1928 में पैदा हुआ होगा। तो ओल्डेस्ट बंदा 1928 में पैदा हुआ होगा, ये मैंने बना लिया। अब मुझे इसके बाद नहीं पता कि इसके बाद कितनी कितनी एज निकलेगी, बट ये जो ओल्डेस्ट होगा इसकी एज जो होगी वो 90 ईयर्स होगी। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे बनाते हैं। मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस, 6 बंदे हैं ना, 6 बंदे बना लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे हमारे केस बनेंगे, एक केस यहाँ बनेगा, एक केस यहाँ बनेगा, और कलर भी है इसके साथ तो कलर भी बना लेंगे। चलो भाई, ये कलर में काम में आ जाएगा कॉलम, और एक यहाँ पे कलर में काम में आ जाएगा कॉलम। ठीक है,
तो क्या बोलता है, विराट इज जस्ट ओल्डर देन द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। तो ब्लैक के जस्ट ऊपर कौन आएगा, ब्लैक के जस्ट ऊपर आ जाएगा विराट, जस्ट ऊपर, जस्ट मतलब जस्ट मतलब बोले तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अंको वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1979। अंको जो हो रहा है वो 1979 में हो रहा है। अब 1979 में हो रहा होगा तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 118 माइनस में 79, तो वी कैन डायरेक्टली से 39। तो अंको की एज कितनी हो गई, अंको की एज हो गई 39 और ये हो रहा है 1979 में। ठीक है, अब 1979 कहाँ पे आएगा, आई डोंट नो, अब वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एज बिटवीन अनको एंड वरुण इज़ 24 ईयर्स। यानी कि अनको की एज 24 है ना, तो वरुण की कितनी हो जाएगी, वरुण ही है ना, तो वरुण की एज कितनी हो सकती है, वरुण विल बी 24 प्लस इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 एंड दिस इज 6, और कितना हो सकता है अगर 24 लेस कर देंगे तो दैट इज़ 15 ईयर्स। ठीक है, तो या तो वरुण होगा 63 ईयर्स का या तो फिर होगा 15 ईयर्स का। आगे देखते हैं। त्रिशा एज इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ईयर्स इन विच वरुण वॉज बॉर्न। तो वरुण की जो एज निकलेगी वो क्या निकलेगी, अगर वो 1963 में हुआ तो इसका जो डेट ऑफ ईयर निकलेगा, वो डेट ऑफ ईयर कितना निकलेगा, 118 माइनस 63, यानी कि दैट इज़ 5 एंड दैट इज़ 5, यानी कि 1995 अगर 63 में 63 ईयर का हुआ, और अगर 15 में हुआ तो 2003, अगर ये 15 ईयर का हुआ तो 2003, बिकॉज 2018 इज़ द बेस ईयर। तो त्रिशा की एज क्या होगी, इस केस में त्रिशा की एज क्या होगी, त्रिशाज एज इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ईयर इन विच वरुण वॉज बॉर्न। तो सम ऑफ द ईयर, अब इसमें देखो कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 एंड 6 24, तो त्रिशा 24 की हो जाएगी इस केस के लिए, और इस केस के लिए त्रिशा हो जाएगी 5 ईयर्स की। ठीक है, तो एक में हो जाएगी वो 5 ईयर्स की और एक में हो जाएगी वो कितने की ईयर्स की, 63 24। ठीक है, बिकॉज ये 2018 था ना, 2018 अगर है और ये 15 ईयर्स का अगर हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, अनको एंड वरुण इज़ 24, द डिफरेंस बिटवीन अनको एंड वरुण इज़ 24। तो सीधी सी बात है, यहाँ डिफरेंस 24 कब आएगा, एक तो 24 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर 24 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। 24 माइनस करोगे तो 15, और 15 यानी कि 2003, और 2003 यानी कि त्रिशा की एज 5 साल। ओके, चलो अब बनाते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा कितना था, 9 9 18 18 और 1 19 5 24। ठीक, अच्छा आगे देखो। द वन हु लाइक्स ब्लू कलर इज़ जस्ट यंगर देन मोहित। तो वन हु लाइक्स ब्लू कलर जस्ट यंगर देन मोहित, तो मोहित से जस्ट यंगर कौन है, ब्लू कलर वाला। आगे देखिए, मोहित एज इज़ ईदर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इन विच त्रिशा वॉज बॉर्न। तो मोहित की एज क्या आएगी, मोहित की एज आएगी, अगर त्रिशा 24 की है तो 42 या फिर 24, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, तो इनके ईयर निकालना पड़ेंगे। तो त्रिशा के ईयर क्या क्या हो सकते हैं, 11824, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 4 एंड दैट इज़ 9, यानी कि 1994 इस वाले केस में। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, तो 5 अगर हैं तो 2000 कितने में हुए होंगे, 13 में हुई होंगी त्रिशा। तो मोहित की एज क्या हो सकती है, अगर 1994 लेता हूँ, या तो 49 या 94, 90 से बड़ा कोई हो नहीं सकता, तो यानी कि 49। और दूसरा केस अगर लेता हूँ, या तो 13 या तो 03, या तो 13 या तो 03, ये इनके ईयर हो सकते हैं। आगे देखो, ओनली 1 पर्सन इज़ ओल्डर देन मोहित। मोहित से बड़ा सिर्फ एक बंदा है, और वो बंदा कौन हो सकता है, ये 90 वाला हो सकता है। मोहित से बड़ा सिर्फ यही बंदा हो सकता है, तो यहाँ पे ये आएंगे कलर, पर्सन, पर्सन, कलर। ठीक है, सो मोहित से बड़ा सिर्फ एक बंदा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहित। और इससे बड़ा अगर सिर्फ एक बंदा है तो ये मोहित कभी 13 के नहीं हो सकते और 3 के नहीं हो सकते। तो मोहित कितने साल के हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे 49 ईयर्स के। हाँ, मोहित हो जाएंगे कितने के, 49 ईयर्स के। तो मोहित आ जाएगा इधर पे 49 ईयर्स। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब फिर वरुण कहाँ पे आएंगे, 63। अगर 49 है तो त्रिशा 24 होंगी, क्योंकि 49 तो 24 से ही निकला है। तो फिर वरुण 63 कहाँ पे आएंगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है, और कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हुई है तो वो यहीं पे हुई है। अनको वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1979। अब 1979 में अगर हुए होंगे अनको, तो अनको की एज कितनी निकलेगी, ये निकालो पहले। 1979 है ना, तो अनको की एज कितनी होगी, 11879, दैट इज़ हमारा आ जाएगा 9 एंड दैट इज़ हमारा आ जाएगा 10 माइनस 7 39। तो अनको की एज तो 39 बिल्कुल सही आ रही है, तो अनको विल बी 39 ईयर्स 1979। अच्छा, अब आगे देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ अनको एंड वरुण इज़ 24, यानी अनको एंड वरुण इज इक्वल्स टू 39, सॉरी इज इक्वल्स टू 24।
अब अनको की एज अगर 39 है माइनस वरुण इज इक्वल्स टू 24 ले सकता हूँ, या फिर अनको की एज 39 है, वरुण को प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे वरुण इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाले केस में वरुण की एज क्या निकलेगी, वरुण की एज ऊपर वाले केस में निकलेगी दिस वैल्यू इज इधर एंड दिस वैल्यू इज इधर यानी कि 15, और इस वाले केस में क्या निकलेगी, दिस वैल्यू इज इधर यानी कि 63, है ना, 15 एंड 63, तो 63 एंड 15 सही है ना। चलो तो इसको बनाते हैं जल्दी से। ओके सो अगर 15 है तो 2018 बेस ईयर था, और 15 ईयर अगर इनकी एज है तो 2003 में हुए होंगे, सही है बिल्कुल। तो वरुण 2003 में हुए होंगे, ये वरुण की कहानी है। अगर 63 है तो कब हुए होंगे ये, 1995 में। नहीं 1995 में कैसे हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये गड़बड़ कर दिया था मैंने। सो 2018 दिया था ना, 2018 यानी 118, इसमें से 63 लेस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 55, 1955। तो इनकी एज कितनी आ गई थी, इसका जस्ट सम आ गया था हमारा 3 और 2 5, और इधर पे इनका सम आ जाएगा कितना, 1 सेकेंड, इतना ये आ जाएगा 10 एंड दैट इज़ 10 यानी कि 20, और 20 अगर ये हुई होंगी तो 1998 में हुई होंगी। ठीक है, अब त्रिशा से निकला था ये, त्रिशा से निकलेगी मोहित की एज, 1 सेकेंड। तो त्रिशा से अगर मोहित की एज निकलेगी, और मोहित डेफिनेटली इधर आने वाला है, क्यों इधर आने वाला है, क्योंकि मोहित से केवल एक बंदा बड़ा है और वो बोला गया है। सो मोहित की एज क्या क्या निकल सकती है, अगर 1998 है या तो उसकी 98 निकल सकती है, या तो फिर 89 निकल सकती है। दूसरा, या तो उसकी 13 निकल सकती है, या तो फिर 03। 13 एंड 03 नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर भी अभी ये 63 वाला बैठा है, उनके बीच में बहुत सारे बंदे आना है। 98 हो नहीं सकता बिकॉज ओल्डेस्ट पर्सन इज़ 90 ईयर्स, तो 89 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 89 ईयर्स का। और अगर ये 89 ईयर्स का हो जाएगा तो इसकी एज ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 89 इसमें से लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दैट इज़ तुम्हारा बचेगा 9 एंड दैट इज़ बचेगा 2 यानी कि 1929। हालांकि वो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, एक साथ छोटा था बस। ओके सो मोहित की कहानी ख़त्म हो गई, और मोहित की कहानी अगर ख़त्म हुई है तो वो किस एज पे ख़त्म हुई है, वो हुई है इस पे 89। अब ये 89 किससे आया होगा, वो आया है 20 से, यानी ये वाला स्ट्रक्चर पूरा गॉन। यानी त्रिशा कितने की हो गई, 20 ईयर्स की, एंड वरुण कितने हो गए, 63 ईयर्स के। ठीक है, ओके क्लियर है ये तो। एंड वरुण 63 एंड अंकु 39। तो यहाँ पे मैं बना लूँ सबको, यहाँ पे मैं सीक्वेंस वाइज बना लेता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस वाइज यानी बड़े से छोटा। तो वरुण कितने हो गए, 63। ठीक है, 15 वाला कट गया क्योंकि ये 15 वाला कट चुका है। वरुण 53। अनको कितने के हो गए, अनको हो गए तुम्हारे 39। एंड त्रिशा कितने की हो गई, त्रिशा हो गई हैं 20। ठीक है, तो ये 3 आ गया मेरे पास सीक्वेंस, तो 63, 39, 20 एंड एक और आएगा कोई बंदा, तो वो बंदा इधर पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, द वन हु लाइक रेड कलर इज़ 3 ईयर्स एल्डर देन त्रिशा, यानी एक बंदा ऐसा भी है जो रेड कलर पसंद कर रहा है, वो 23 ईयर्स का है, क्योंकि त्रिशा हमारे 20 ईयर्स की हो चुकी है। तो यानी कि अगर मैं ये सेट करूँ यहाँ पे, तो त्रिशा के ऊपर ये आ जाएगा। तो 4 बंदे हो गए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही स्लॉट बचे हैं। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो 63 ईयर्स वाला, फिर यहाँ आ जाएगा 39 ईयर्स वाला, फिर यहाँ आ जाएगा 23 ईयर्स वाला, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 20 ईयर्स वाला। ठीक है, सो दैट विल बी 1998, दैट विल बी 3 ईयर्स यंगर, 3 ईयर्स यंगर यानी कि 3 साल जोड़ देंगे, यानी 2001। ओके, और ये 39 वाला कब आया था, जब ये 1979 में हो रहा है। और ये 63 वरुण कब आया था, जब ये 1955 में हो रहा है। ठीक है, सो दैट विल बी वरुण। और ये 39 वाले हैं अनको, और ये 23 वाला है बंदा वो जो रेड कलर पसंद कर रहा है, एंड ये है हमारी त्रिशा। ठीक है, अच्छा, मोहित के जस्ट नीचे ब्लू कलर है, तो मोहित के जस्ट नीचे ब्लू कलर हो गया। ये कहानी समाप्त, ये कहानी समाप्त, और ये पूरी कहानी समाप्त। विराट के नीचे ब्लैक है, ये विराट ये ब्लैक हो सकता है, विराट ये ब्लैक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं। द वन हु लाइक वाइट कलर इज़ 1 ईयर यंगर देन द वन हु लाइक पिंक कलर। ओके, तो 1 ईयर का गैप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, इन्हीं दोनों में आ रहा है बस, 1 ईयर यंगर का गैप है ना। सो कौन यंगर है, द वन हु लाइक वाइट कलर, तो वाइट कलर वाला यंगर है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाइट, और यहाँ पे आ जाएगा पिंक। तो अब विराट कहाँ पे आएगा, विराट और उसके नीचे ब्लैक, तो विराट आ जाएगा यहाँ, और उसके नीचे ब्लैक आ जाएगा यहाँ, और एक कलर बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे। चारू इज़ बॉर्न बिफोर अनको, तो चारू आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब एक कलर बचा है, वो कलर कौन सा बचा है, रेड ब्लू वाइट पिंक येलो ब्लैक। ओके, रेड ब्लू वाइट पिंक येलो ब्लैक, तो रेड
ब्लू, वाइट, पिंक, येलो, रेड, तो येलो आ जाएगा यहाँ। तो ये बन गई भाई पूरी पजल कुछ इस तरह से। और काफ़ी सही है, दो केस बनाए तो थे, ये तो एक ही केस में हो गई। बट इंटरेस्टिंग पजल है, काफ़ी मज़ेदार पजल है। इसको डेफिनेटली आपको करना है, बिकॉज 4 क्वेश्चन के साथ अगर ये पजल आती है तो डेफिनेटली आप इसे करोगे। इसके क्वेश्चन हो सकता है कि 1 मार्क्स के, क्योंकि पजल बहुत शानदार लगी मुझे। नेक्स्ट अगली पजल पे आते हैं। अब अगला पजल नहीं हमारे पास, अगला है हमारे पास डीएस, यानी बोले तो डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब डाटा सफिशिएंसी में हमारे पास क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे रिया लीव्स फॉर पांडुचेरी। तो पुडुचेरी कब गई वो, है ना। रिया सिस्टर करेक्टली रिमेंबर्स दैट रिया लेफ्ट द पुडुचेरी वन ऑफ द डे आफ्टर वेंसडे, यानी वेंसडे के बाद क्या होता है, वेंसडे के बाद होता है तुम्हारा सैटरडे, सॉरी वेंसडे के बाद होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक और संडे पे खत्म हो। तो रिया की सिस्टर ये कहती है, स्टेटमेंट फर्स्ट से ये निकल के आता है, तो हम कभी भी बता सकते हैं कि रिया कब गई, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली इज नॉट पॉसिबल। सेकंड देखते हैं, रियाज मदर करेक्टली रिमेंबर्स दैट रिया लेफ्ट द पुडुचेरी आफ्टर ट्यूसडे बट बिफोर सैटरडे। तो आफ्टर ट्यूसडे क्या होता है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, इन 3 दिन में, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। इसमें बता सकते हो कि आप कब गई, नहीं बता सकते, बिफोर सैटरडे, आफ्टर ट्यूसडे। अगर दोनों को कंबाइंड भी हम कर लेना तो हमारा ये वेंसडे इधर से हट जाएगा, है ना, वेंसडे इधर से हट गया, तब भी ये दोनों दिन कॉमन बचते हैं। तो थर्सडे एंड फ्राइडे कब गई नहीं पता, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन। हम नहीं बता सकते आंसर किससे निकलेगा। ठीक है, ओके। चल अगला क्या है हमारे पास, हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एम। तो एन का रिलेशन एम से क्या है, तो एम का जेंडर पता होना चाहिए और एन का भी जेंडर पता होना चाहिए, एन का ज़्यादातर पता ही होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एम इज़ फादर ऑफ जे, ब्लड रिलेशन, एम इज़ फादर ऑफ जे। ठीक है, आर इज़ द सन ऑफ के, अभी नहीं बनाएंगे इसको। आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन, ये भी नहीं बनाएंगे। जे इज़ द सिस्टर ऑफ आर, जे इज़ द सिस्टर ऑफ आर, यहाँ से बनाएंगे ना। आर इज़ सन ऑफ के, तो आर इज़ सन ऑफ के, यानी के इनकी वाइफ हो जाएंगी। आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन, आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन, यानी कि कुछ इस तरह से, आर इज़ सन इन लॉ ऑफ एन, यानी इनकी ये डॉटर हो जाएंगी। ओ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एन, ओ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एन। क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एन का एम से क्या रिलेशन है, एन का और एम से रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि एन का जेंडर नहीं पता, एन का जेंडर मस्ट है। अगर एन का जेंडर नहीं पता तो हम एन के जेंडर के बिना इसको नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट इज़ नॉट इनफ टू डू दिस। अगला देखते हैं, अगला ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कंबाइन करना पड़ेगा इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, बाकी इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, इसका मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर वैसे भी ना आ रहा था। आर इज़ द सन ऑफ एन, सो आर इज़ द सन ऑफ एन। ठीक है, एंड इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एम, यानी कि एन जो है, एन इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एम। 1 सेकेंड, आर इज़ द सन ऑफ एन एंड इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एम, यानी आर के लिए बात हो रही है, आर इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एम। यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम, एम का फादर इन लॉ आर हो गया। आगे देखते हैं, के इज़ मैरिड, सॉरी, ओ इज़ द ब्रदर ऑफ एम, ओ इज़ द ब्रदर ऑफ एम। ठीक है, के इज़ मैरिड टू एम, के इज़ मैरिड टू एम, के इज़ मैरिड टू एम, जेंडर नहीं पता। के इज़ द ओनली सन ऑफ आर, के इज़ द ओनली सन ऑफ आर। अच्छा, के इज़ द ओनली सन ऑफ आर, ये भाई बहन की शादी करा दी। और इससे आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि एन का जेंडर अभी भी नहीं पता तुमको, एन का जेंडर अभी भी नहीं पता, है ना। और दोनों को कंबाइन करोगे तो एम जा रहा है थर्ड जनरेशन में और एम यहाँ पे आ रहा है ऊपर जनरेशन में, तो दोनों को कंबाइन भी करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, दैट इज़ वाई नन हो जाएगा, दोनों से भी आंसर नहीं निकलेगा हमारा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास 2 डेटा सफिशिएंसी और हैं। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के, तो पहला हमने ये किया, दूसरा हमने किया, तीसरा और कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखो। यहाँ पे बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग आशु, रवि, नेहा, नितिन एंड रिया गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। द वन हु गेट 75 मार्क्स इन द पर्सन हु गेट द सेकंड हाईएस्ट मार्क इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, द वन हु गॉट 75 मार्क्स इज द पर्सन हु गॉट सेकंड हाईएस्ट मार्क। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें हाईएस्ट बताना है। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं ना, तो ऐसे कर लो ना,
1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया द वन हु गॉट 75 मार्क्स, तो वो सेकंड हाईएस्ट हो गया। ओके, आशु स्कोर्ड मोर मार्क्स देन द नेहा एंड रिया, तो आशु जो है वो नेहा एंड रिया से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। ओके, आशु डज नॉट गॉट द हाईएस्ट मार्क, तो आशु कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आशु हमारे कहाँ जाएंगे, आशु, नेहा, रिया, पॉसिबल है। तो इन दोनों में कौन आएगा नहीं पता, और हमें बताना है कि हाईएस्ट कौन है, तो पहला अकेला आंसर नहीं कर सकता। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, रिया गेट मोर मार्क्स देन ओनली 1 पर्सन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो रिया जो है वो केवल एक बंदे से ज़्यादा मार्क्स लाती है, तो रिया विल बी हियर, ठीक है, ओनली 1 पर्सन। नेहा गॉट मोर मार्क्स देन रिया बट नॉट द सेकंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे आ जाएंगी नेहा, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ तो ये अभी भी नहीं निकाल पाए, यानी कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दोनों को कंबाइंड कर देते हैं हम लोग, दोनों को कंबाइंड करोगे तो नेहा और रिया तो यहाँ आ गई, नेहा और रिया मैं यहाँ डाल दूंगा, नेहा मैंने यहाँ डाल दिया, मान के चलो दोनों को कंबाइंड कर रहा हूँ मैं, एंड रिया यहाँ आ गई। तो आशु कहाँ आएंगे, आशु मेरा यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ तो मेरा बैन है, तो यहाँ कौन आएगा। अब यहाँ पे 2 बंदे बचे हैं, या तो वो रवि हो सकता है या फिर वो हमारा नितिन हो सकता है, लेकिन हम तब भी नहीं बता सकते ना, तो कंबाइंड करके भी आंसर नहीं आ रहा, दैट्स वन डन। 3 क्वेश्चन के अभी तक तो नन हो गए, बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। सम पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, तो कितने बंदे बैठे, अनसर्टेन वाली आ गई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एम, यानी ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी अगर इधर है तो 1 2, दिस इज ए, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एम, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन है तो सबको नॉर्थ में बता दिया मैंने, ठीक है। बोथ एम एंड जी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, यानी ना तो ये एंड पे है ना तो ये एंड पे है, ठीक है। बी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, अब बी कहाँ पे आएगा, वो इस साइड है या इस साइड है, डोंट नो, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर बिल्कुल कतई नहीं कर सकते हम लोग, फर्स्ट वाले से तो आंसर हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड हमसे क्या कहता है, सेकंड कहता है एल सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो एल सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये बैठ गया एल, एंड सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पे ब्रेक हो गई, मतलब ख़त्म हो गई सीरीज। बी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ के, तो बी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ के, दिस इज के, 4 टू द राइट ऑफ के, ओके। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट्स बिटवीन एम एंड ए, तो ई सिट्स बिटवीन एम एंड ए, तो ई जो है एम और ए के बीचों बीच आएगा, अब इनके बीच में नहीं पता कितने लोग आएंगे, ठीक है। अब ई जो बैठ रहा है वो एम और ए के बीच में बैठ रहा है, अब अगर एम और ए के बीच में बैठ रहा है वो नहीं पता कहाँ पे बैठ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को अगर मैं देखता हूँ तो मैं सीरीज़ में बता सकता हूँ कितने बंदे बैठ रहे हैं, सेकंड अलोन से नहीं। अब मैं बोथ का यूज़ करता हूँ, बोथ का यूज़ करोगे तो एम और ए के बीच में मेरे को ई बैठाना है, तो मैंने यहाँ ई बैठा दिया, ये वाली कहानी ख़त्म हो गई। अब जैसे ई आ गया तो 1 2 3 का गैप छोड़ के एल आ जाएगा, तो 1 2 3 का गैप छोड़ के एल आ गया, ये सीरीज़ बंद कर दी मैंने। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, तो 1 2 के आ गया। के 1 2 3 के गैप के बाद कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो 1 2 3, ये हमारा बी आ गया, ठीक है। जैसे ये आ गया मेरा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बंदे बता सकता हूँ कि कितने पर्सन बैठे हैं इधर पे, क्योंकि यहाँ पे मैं सीरीज़ को बंद कर दूंगा, है ना, यहाँ पे सीरीज़ ये बंद कर दी मैंने। अब जैसे ही सीरीज़ बंद हो गई तो मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर्सन आर ओवर देयर, ख़त्म हो गई कहानी, यानी कि मेरा आंसर किससे आ रहा है, बोथ से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास एक और पजल है, अब एक और पजल जो है उसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे क्या है, 13 person are standing in a 4 different queues in front of the 4 different counters, that is ABCD हमारे पास 4 counters है, all the counters are in the same line aligned in the west to east direction, okay, starting with the counter A at the easternmost and followed by B to the west and till to the D, यानी कि सबसे पहले A काउंटर आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एट द वेस्टर्न मोस्ट एंड ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, सारे के सारे जो भी क्यू में बंदे खड़े होंगे, अब वो कितने भी बंदे खड़े हो सकते हैं, 13 पर्सन है ना, वो कैसे भी खड़े हो सकते हैं, ये क्यू बनी है 4, और सारे के सारे बंदे कैसे दिख रहे होंगे, नॉर्थ साइड दिख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं रफ। आगे देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू आर सेम फॉर ऑल द क्यू, अमंग द 13 पर्सन 4 ऑफ देम आर मैरिड कपल एंड नो वन स्टैंड इन द क्यू ऑफ द सेम काउंटर, यानी कि जो कपल है, नो कपल
नो कपल स्टैंड इन अ क्यू ऑफ द सेम काउंटर, यानी कि 4 इसमें मैरिड कपल है, 13% में से 4 मैरिड कपल, 4 मैरिड कपल का मतलब क्या हो गया, 4 मेल एंड 4 फीमेल, ठीक है। और ये जो कपल होंगे ये कभी भी सेम क्यू में खड़े नहीं होंगे, ये सेम क्यू में खड़े नहीं हो सकते। आगे देखते हैं, 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन के एंड जे इन अ क्यू, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू अगेंस्ट द काउंटर डी एंड द काउंटर ए इज सेम। आगे देख लेते हैं, अब ये तो हमें कहानी दी गई है, ठीक है। अब ये हमें कहानी दी गई है, यहाँ से हमारी पजल बनेगी। तो सबसे पहले मैंने काउंटर बनाया डी, सी, बी, ए। अब कितने कितने बंदे किस में खड़े हैं आई डोंट नो, कुछ नहीं पता। तो मैं हमेशा क्या लेके चलता हूँ, मिनिमम 2 केस मैक्सिमम 4 केस, तो 2 केस तो मैं बना के चलूँगा। सो डी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, डी सी बी ए, ठीक है। अब ये तो बना लिए मैंने काउंटर, ये बना लिए मैंने काउंटर, कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, अब आगे देखते हैं, 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन के एंड जे इन अ क्यू, तो के और जे के बीच में 2 बंदे हैं, अभी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, अब कौन सी क्यू में आई डोंट नो। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड इन अ क्यू अगेंस्ट द काउंटर डी एंड ए इज द सेम, यानी यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सेम है, यानी कि एक्स यहाँ बोल दिया मैंने, एक्स यहाँ बोल दिया। आगे देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर डी एंड ए इज द फीमेल, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो भी होगा ये फीमेल होगा। राउंड के अंदर मैं भर दूंगा जो भी इंसान आएगा वहाँ पे। नंबर ऑफ पर्सन एट काउंटर बी एंड सी इज लेस देन ए, यानी बी के पास एक्स से कम है बंदे, एक्स से कम, और सी के पास भी एक्स से कम है बंदे, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन एट बी काउंटर इज अ मेल, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, मेल है, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट द मैरिड, और ये हमारा अनमैरिड है, तो यहाँ पे मैंने अनमैरिड लिख दिया। ओनली 1 पर्सन स्टैंड इन द ईस्ट ऑफ आर, आर के ईस्ट में केवल एक बंदा होगा। अब आर के ईस्ट में केवल एक बंदा कब हो सकता है, जब वो बी काउंटर पे आएगा। आर के ईस्ट में कब हो सकता है, जब वो बी काउंटर में आएगा। अब वो आर यहाँ भी हो सकता है, और हो सकता है कि आर मेरा नीचे भी हो जाए, तो आई डोंट नो, और उसके नीचे भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बी काउंटर पे होगा, सिंपल सी बात ये है सबसे पहले तो। आगे देखते हैं बी काउंटर, आगे देखो क्या है, हु इज़ मैरिड टू क्यू। अब आर की शादी जो हो रही है वो किससे हो रही है, क्यू से हो रही है। अब आर की शादी अगर क्यू से हो रही है तो मेल है या फीमेल है आई डोंट नो, बट इतना तो पता है कि आर हमारा फर्स्ट वाले नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले नंबर पे अनमैरिड आता है। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग एट द काउंटर बी इज़ लेस देन द काउंटर सी, यानी कि काउंटर सी से इसमें कम है, यहाँ पे ऐसे मैं सिंबल मार देता हूँ। ओके, एन इज़ द फीमेल एंड इज़ अ मैरिड टू के, एन इज़ फीमेल एंड मैरिड टू के, तो के इज़ द मेल, डायरेक्टली हमको पता पड़ गया। पी इज़ द मेल एंड स्टैंड इमीडिएटली अहेड ऑफ एम, तो पी एक मेल है और जो कि खड़ा है एम के जस्ट आगे। हु इज़ मैरिड टू जे, यानी एम की जो शादी होती है वो जे से होती है, ठीक है। तो एक कपल ये हो गया, दूसरा कपल ये हो गया, तीसरा कपल ये हो गया, एक कपल और चाहिए मुझे। मोर देन 1 पर्सन स्टैंड ऑन द वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट में मोर देन 1 पर्सन है, यानी कि एक से ज़्यादा। तो पी के वेस्ट में एक से ज़्यादा अगर बंदा है तो पी कभी भी यहाँ तो नहीं आ सकता, पी कभी भी डी काउंटर में नहीं आएगा और सी में भी नहीं आएगा, तो पी मस्ट बी ऑन बी और ए। तो पी हमारा या तो बी में आएगा या तो ए में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोला जाता है, आगे बोला जाता है क्यू स्टैंड इमीडिएटली अहेड ऑफ एस, यानी क्यू जो है वो इमीडिएटली अहेड ऑफ एस है। क्यू स्टैंड इमीडिएटली अहेड ऑफ एस, हु स्टैंड्स टू द वेस्ट ऑफ ओ, कौन के लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है एस के लिए, यानी एस जो है वो कैसे है, वेस्ट ऑफ ओ है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलने वाला है हमको, ठीक है। ओ हो गया, हु इज़ द मेल, यानी ओ इज़ द मेल, ओ इज़ द मेल। एल इज़ मैरिड टू यू, सो एल इज़ मैरिड टू यू, हो गए चारों के चारों कपल, 4 कपल थे ना, 4 कपल हो गए। हु इज़ द फीमेल, यानी यू इज़ द फीमेल, सो एल इज़ द मेल, ठीक है। आगे देखते हैं, एल स्टैंड ऑन द वेस्ट ऑफ टी, सो एल जो है वो टी के वेस्ट में है, कहीं कहीं भी है, इमीडिएटली नहीं बोला है। टी इज़ मेल, तो टी इज़ द मेल। आगे देखो, द वन हु स्टैंड द लास्ट एट द कॉर्नर ए इज़ द फीमेल एंड इज़ नॉट मैरिड टू के, तो वो के की शादी उससे नहीं होती है, यानी कि जो भी ए में लास्ट में आएगा वो हमारा फीमेल होगा और वो ए की शादी उससे नहीं हो रही है। एन डज नॉट स्टैंड इन द सेम क्यू ऑफ ओ, तो एन एंड ओ की जो क्यू है वो सेम नहीं है, ठीक है। वी इज़ वन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, तो वी एक ऐसा बंदा है जो कि एक यूनिक है जिसके बारे में जिक्र नहीं है। क्यू इज़ द फीमेल, तो क्यू इज़ फीमेल, सो इट शुड बी मेल। द वाइफ ऑफ एल डज नॉट स्टैंड ऑन द फर्स्ट क्यू, स्टैंड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्यू, यानी कि यू जो है कभी भी कहीं भी फर्स्ट नहीं आएगा, यू कभी भी कहीं भी फर्स्ट खड़ा नहीं हो रहा होगा।
अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। अब आपको बताएं कि आर जो है वो हमारा बी काउंटर पे आ रहा है ना। सो आर अगर है वो हमारा बी काउंटर पे आ रहा है तो किस तरह से हम इस चीज़ को बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आर और इसके बगल में जो बंदा है वो बंदा कौन है, वो ओ था क्या? नहीं नहीं, ओ नहीं था। आर और ओ वाली कहानी क्या है ये? अच्छा, आर के इधर पे केवल एक बंदा बैठेगा इस तरह से, यानी आर जो है हमारा तभी बी काउंटर पे आ रहा है। अब आर मैरिड है तो आर कभी भी यहाँ नहीं आ सकता, तो मैंने आर को यहाँ बैठाने की कोशिश करी तो उसके इधर पे एक बंदा आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं 2 ही बंदे बैठाता हूँ तो यहाँ पे मैं 3 बंदे बैठाऊँगा, सोच लेता हूँ। और यहाँ पे अगर 3 है तो ये वाली वैल्यू हमारी एक्स से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कितने बैठा लेता हूँ? 4 बैठा देता हूँ। और यहाँ भी अगर 4 बैठा देता हूँ तो, क्योंकि ये सेम होना है, डी और ए में सेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया 13%। और यही केस है, ऐसे ही हो सकते हैं 13, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 तो चाहिए। सर यहाँ 3 बैठा देते, यहाँ 4 बैठा देते, यहाँ 3 बैठा के यहाँ 4 बैठा देते, तो ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती। यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 7 के बाद मेरे पास 6 बचे ना, 6 को 3 3 में बांटूंगा ना मैं, तो फिर ये बी और सी की वैल्यू ए से कम कैसे आती, जो कि कम चाहिए थी मुझे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस हो सकता है, जब वो कुछ इस तरह से बने, कुछ इस तरह से केस बने, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, एक केस यहाँ बना लेते हैं। 4, यहाँ पे 3 बंदे, और यहाँ पे 2 बंदे, और यहाँ पे 4 बंदे, ठीक है। ऐसे कुछ हमारा केस बनेगा। अब ये तो बन गए हमारे बंदे ना। आर हमारा यहाँ पे आ गया, हमें पता है, और यहाँ पे तीनों जगह फीमेल चाहिए, और कभी भी कोई कपल साथ में नहीं होते, ये भी हमको पता है। तो ये वाली कहानी हो चुकी है हमारी। आर हमारा डेफिनेटली यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया। और आर हमारा क्या है, मेल है, तो ये मेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक कहानी ऐसी है क्यू एस और ओ वाली। तो क्यू हमारा क्या है, फीमेल है। एस हमारा, एस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्यू एस और ओ वाली कहानी आ सकती है कहाँ पे? क्यू यहाँ पे आ सकता है क्या? फीमेल है, बिल्कुल आ सकती है, बट यहाँ पे अनमेरिड पर्सन आएगा, जो भी आएगा। यहाँ पे मेल ही आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे प्लस ही आ रहा है, मेल ही आ रहा है इधर पे, बट यहाँ पे जो भी आएगा वो अनमेरिड वाला आएगा। तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू हमारा नेगेटिव है। सो क्यू यहाँ पे कहीं नहीं आ सकता पूरे में, क्योंकि क्यू एस ओ कहाँ पे आएगा? क्यू एस ओ नहीं आ पाएगा। सो क्यू एस ओ नॉट पॉसिबल, क्यू एस ओ नॉट पॉसिबल। क्यू यहाँ पे पॉसिबल है, क्यू एस ओ पॉसिबल है। एक तो क्यू एस ओ यहाँ पॉसिबल है, क्यू एस ओ यहाँ पॉसिबल है, बाकी क्यू एस ओ यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो क्यू एक यहाँ पॉसिबल है और एक यहाँ पॉसिबल है, तो उसके नीचे एस यहाँ, इसके नीचे एस यहाँ और ओ यहाँ। तो क्यू यहाँ पे नेगेटिव है और ओ यहाँ पे आ जाएगा, ओ हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो प्लस, बुझे। सो एन और ओ की जो क्यू थी ना, एन और ओ की क्यू वो सेम नहीं थी, तो एन हमारा यहाँ नहीं आएगा। एन यहाँ आ सकता है क्या? एन हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ नहीं आ सकता, तो एन हमारा यहाँ भी आ सकता है ना, एन हमारा यहाँ आ सकता है। और एक लाइन जो मैंने हमें अभी छोड़ी थी वो क्या थी कि एन डज नॉट स्टैंड इन द सेम क्यू ऑफ ओ एंड वी इज़ द वन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन द सेम क्यू। ए वाली कोई सी लाइन थी, द वन हु स्टैंड लास्ट एट द काउंटर ए इज़ अ फीमेल, तो लास्ट जो भाई बैठ रहा है ए में वो फीमेल है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, एंड इज़ नॉट मैरिड टू के, और उसकी शादी के से नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्योंकि एन की शादी कैसे हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ सकता है, एन यहाँ पे ऊपर आ सकता है, और एन मेरा और भी कहीं पे बहुत सारी जगह है एन आने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्यू एस ओ वाली कहानी हमारी हो चुकी है, तो इसको मैंने हटा दिया। एन और ओ की क्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे पूरे में एन नहीं आएगा, बट इन दोनों में कहीं भी एन आ सकता है और इधर भी एन आ सकता है हमारा। बाकी आर और क्यू, क्यू हमारा यहाँ नहीं आ सकता, क्यू वैसे भी सेपरेट बैठा हुआ है। ये हमारी कहानी यूज़ हो चुकी है, दोनों में हमारी सेपरेट हो चुकी है। ओके, सो क्या यूज़ करके मैं इधर पे भर सकता हूँ? ओके ना, और क्या क्या है हमारे पास? पी मेल है, पी हमारा बी या ए में आएगा, और वो भी एम के नीचे। एक एक करके अब हम लोग चेक करते हैं। सो पी के जस्ट नीचे एम आएगा, तो पी यहाँ पे आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि एम की जगह नहीं है, तो बी में तो आ नहीं रहा। पी हमारा मेल है, यहाँ पे नहीं आ सकता। पी हमारा यहाँ आ सकता है, मेल है, और एम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी पॉसिबल। पी और एम हमारा यहाँ आ सकता है, और पी और एम हमारा यहाँ भी आ सकता है। सो पी और एम, या फिर पी और एम, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। यहाँ पे देखो, पी यहाँ पे आ सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। सो पी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पी एंड एम आ सकता है, या फिर पी
और एम आ सकता है, क्योंकि एम के बारे में हमें नहीं पता कि एम जो है वो हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो एम हमारा यहाँ आ सकता है। सो पी और एम की कहानी हो चुकी है। अच्छा, तो अब इसे देख लेते हैं, के और जे के बीच में 2 का गैप है, तो के हमारा पॉजिटिव है ना, सो के और जे पॉसिबल है, जे और के पॉसिबल है, बिकॉज के तो हमारा पॉजिटिव है ना, तो के हमारा यहाँ नहीं आ सकता, के और जे नहीं आ सकता, के और जे यहाँ नहीं आ सकता, तो यही जगह बची ना फिर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, के और जे, लेकिन ये दोनों ही नेगेटिव है, ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो के और जे यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते, के और जे यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि के अगर इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, के इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, नॉट पॉसिबल ना। के इधर पे आ जाएगा, बट जे के लिए 2 का गैप कहाँ पे है, फिर ये 2 का गैप चाहिए, और के और जे इधर आ नहीं रहे, केस ही गड़बड़ है, ये केस ख़राब हो गया, तो के और जे यहाँ आएंगे, बट जे हमारा क्या है नहीं पता, बट के तो हमारा पॉजिटिव है ना, तो के यहाँ नहीं आ सकता, तो के यहाँ पे आ जाएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा। अब जे अगर नेगेटिव है तो एम हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम पॉजिटिव है तो एम यहाँ नहीं आएगा फिर, तो एम को यहाँ आना पड़ेगा, पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, तो पी हमारा पॉजिटिव है, पी एम पे ही आएगा, तो ये वाला केस हमारा गायब हो गया। गॉट इट ना। आगे देखते हैं। अब एन जो है वो ओ के क्यू में नहीं आएगा, तो एन हमारा ओ के क्यू में नहीं आएगा, एन हमारा यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, क्योंकि एन हमारा नीचे बैन है, एन हमारा क्या है, एन तो हमारा नेगेटिव है, और एन अगर नेगेटिव है तो इधर तो आ ही नहीं सकता, तो एन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई हमारी, ये वाली चीज़ हो गई हमारी, ये वाली चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, और ये पी और एम वाली भी चीज़ हो गई हमारी। अब एक बंदा है हमारा यू, है ना, और एक बंदा है वी। अब यू के लिए क्या बात बोली गई थी, यू के लिए कुछ बात थी क्या हमारे पास, अब यू को मैंने बनाया क्यों इधर पे, आई डोंट नो। सो एल और वी, वी की कहानी थी या एल और यू की कहानी थी, एल और यू की कहानी थी आई थिंक। एल इज़ मैरिड टू यू, यस एल इज़ मैरिड टू यू, ये यू है, सो एल इज़ मैरिड टू यू। अब एल और यू हमारा नेगेटिव है, तो यू हमारा यहाँ आ सकता है, इट शुड बी पॉसिबल। तो एल हमारा कहाँ आ जाएगा, एल हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, तो एम और जे वैसे भी अलग अलग है, तो ये पॉसिबल है, इधर पे मैं इसको फिल कर सकता हूँ, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। वी इज़ द वन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू, वी एक बंदा है, क्यू इज़ द फीमेल एंड द वाइफ ऑफ एल डज नॉट स्टैंड इन द फर्स्ट इन द क्यू। तो वाइफ ऑफ एल यानी यू कभी भी हमारा फर्स्ट नहीं आएगा, ये वाली लाइन ये थी कि यू ना तो यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा, तो यू हमारा यहाँ आ सकता है, एल हमारा यहाँ आ सकता है, बट अगर यू हमारा यहाँ आया तो एल यहाँ आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यू अगर यहाँ पे आया तो एल हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट मे बी पॉसिबल। तो इसको अभी थोड़ा सा देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। यू हमारा यहाँ आ गया तो एल हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी पॉसिबल। हम्म। तो क्या कर सकते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा सोचते हैं इसको। अच्छा, एक बंदा और है टी, ये वाली कहानी भी और है हमारे पास। टी के लेफ्ट में कहीं एल आएगा और टी हमारा मेल है। अब एल अगर इधर आता है तो टी कहाँ पे आएगा, नॉट पॉसिबल। एल अगर इधर आता है तो टी कहाँ पे आएगा, नॉट पॉसिबल। एल अगर इधर आता है तो टी यहाँ पे आ सकता है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। अब एल और यू हस्बैंड वाइफ है, कभी भी सेम क्यू में नहीं आएंगे, तो यू यहाँ आ जाएगा। और एक बंदा और है हमारे पास, वो कौन है, वी इज़ द वन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो वी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बी का हमें जेंडर नहीं पता। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर के फॉर्म में हमें इतनी सारी चीज़ें पता है बस, और हमें कुछ भी नहीं पता जेंडर के बारे में। जो भी पता है वो हमें सिर्फ यहाँ पता है। जो भी मैरिड कपल है ना, जैसे आर एंड क्यू मैरिड कपल है तो यहाँ पे जेंडर पता है। के और एन मैरिड कपल हैं तो यहाँ जेंडर पता है। एम और जे मैरिड कपल हैं तो यहाँ जेंडर पता पड़ गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और एल और यू हमारे मैरिड कपल हैं तो यहाँ पे हमें जेंडर पता है। बस इसके अलावा हमें किसी के भी जेंडर नहीं पता। इन 8 लोगों के हमें जेंडर पता है, और इनके अलावा जो स्पेसिफिकली जेंडर दिए थे, जैसे कि टी का दिया था और आर का भी निकल गया था हमारा, बाकी लोगों के हमारे पास जेंडर नहीं है। और जो जेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ भरने की वजह से आए हैं, बाकी किसी भी वजह से हमारे पास जेंडर नहीं आए हैं। तो एस का हमारे पास क्या है, एस की अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो आई डोंट नो एस का जेंडर क्या है। के का जेंडर क्या है, प्लस है, पॉजिटिव आ जाएगा। वी का जेंडर हमें नहीं पता। एन पी एम यू इनके जेंडर इसलिए पता है क्योंकि इनके जेंडर दिए गए थे कहीं ना कहीं, बाकी हमें वी और एस के जेंडर नहीं पता पड़ेंगे। तो इसके ऊपर आए थे 5 क्वेश्चन और काफ़ी शानदार पजल थी। इसको लॉजिकल अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम लोग, लॉजिकल पजल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन, और वो भी कोडेड। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन हमारे पास कैसा है। तो यहाँ पे दिया गया है हार्ट का मतलब है इज़ द नॉर्थ ऑफ बी, एंड क्लब का मतलब साउथ ऑफ पी, एंड देन ईस्ट देन वेस्ट। ओके, नाउ देयर आर 3 बसेस ट्रैवलिंग फ्रॉम पी टू क्यू। अब इसको बना लेते हैं, बस 1 को बनाते हैं पहले। सो दिस इज़ हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब है, ईस्ट का मतलब हो गया स्पेड,
ओके, डायमंड का मतलब हो गया वेस्ट, ओके, और क्लब का मतलब हो गया साउथ, ओके, एंड हार्ट का मतलब हो गया नॉर्थ। बस हो गया काम अब हमारा। सो एज 14 साउथ, सॉरी एज 14 ईस्ट ऑफ पी। अब इसको देखना बस, 14 ईस्ट ऑफ पी यानी एज 14 ईस्ट ऑफ पी। क्लियर हुआ ना? सिंपल ऐसे करना है तुमको। ए बनाया, एज 14 ईस्ट ऑफ पी बनाया, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं बिकॉज और भी छोटी डिस्टेंस हो सकती है, तो पी मेरा यहाँ पे आ गया। आगे देखिए, बी 6 वॉट 6 नॉर्थ, बी 6 नॉर्थ ऑफ पी, 6 नॉर्थ ऑफ ए, तो ये 6 हो गया, ये 14 हो गया। सिंपल कहानी होती है, बस देखते जाना। फिर क्या है, सी 10 डायमंड वेस्ट, यानी सी 10 डायमंड ऑफ दिस, यानी कि सी हमारा यहाँ आ जाएगा 10 डायमंड ऑफ दिस। डी इज 6 हार्ट, हार्ट यानी कि ऊपर, यानी कि डी हमारा 6 ऊपर जाएगा, डी हमारा यहाँ आ जाएगा। एंड क्यू इज़ 4 डायमंड, यानी क्यू इज़ 4 डायमंड, यानी 4 डायमंड क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया। ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड, डी हमारा सी से जाएगा ना, तो डी से हमारा जाएगा सी से, अब वो भी कितना 6, और क्यू जाएगा हमारा यहाँ पे, और वो भी कुछ इस तरह से, और वो जाएगा 4। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खुले में बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बन गया पी, यहाँ पे 14, यहाँ पे बन गया ए, यहाँ पे बन गया 6B, यहाँ पे बन गया C10, यहाँ पे बन गया D6, और यहाँ बन गया Q4। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दिया। हालांकि थोड़ा सा नीचे और बना सकते थे इसको, बट कोई नहीं, इतने में बना लेते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। दिस इज़ PA, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसमें। दिस इज़ 14, दिस इज़ 6B, this is C10, this is D6, and this is Q4. Nice, now this is good, this is perfect, this is Q4। ओके, तो ये पहला वाला बस हो गई, ये फर्स्ट बस हो गई हमारी। ठीक, तो फर्स्ट बस यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, यानी कि सॉरी यहाँ से चली और यहाँ पहुँची। ओके, नाउ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। बस 2 देख लेते हैं, M10P, अब P से चालू होगी है, तो M10 क्लब P, क्लब का मतलब साउथ, तो M हमारा साउथ में जाएगा, वो भी 10, तो दैट इज़ 10, और ये M आ जाएगा। N10M डायमंड वेस्ट, N जो है वेस्ट में है, और वो भी कितना 10, दैट इज़ N। ठीक है, आगे देखते हैं। O6 हार्ट, हार्ट का मतलब नॉर्थ, और वो भी 6, तो ये हो जाएगा 6, दैट इज़ O। R5 क्लब, और वो भी कितना आ जाएगा R5 क्लब, क्लब का मतलब होता है, सॉरी क्लब नहीं, सॉरी स्पेड, स्पेड का मतलब होता है ईस्ट, तो O से ईस्ट में आएगा R, और वो भी कितना 5, यानी इसका जस्ट आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा R, वो भी 5। ओके, नाउ S10 हार्ट, हार्ट का मतलब नॉर्थ, और वो भी 10 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4, और ये 6, यानी कि N हमारा आ जाएगा इसके बराबर में। कौन है S, और वो भी कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 6 हो गया, तो इसके C के बराबर में आ जाएगा ये। T5S, T5 स्पेड, स्पेड यानी कि 5, 5 का मतलब क्या, एक तो 5 ये वाला, और ये 4 है, तो यहाँ पे कहीं T आएगा, यहाँ पे कहीं T आएगा, तो ये 5 की संज्ञा हमको दे देगा। ठीक है, इससे दूर रहेगा, ये थोड़ा सा दूर रहेगा, कितना, ये 10 है, और ये यहाँ पे इससे ये 4 दूर रहेगा, T और C के बीच की डिस्टेंस 4 रहेगी। Q6T, 6, और वो भी कितना हार्ट, हार्ट का मतलब होता है नॉर्थ, और वो भी 6, यानी कि Q आ जाएगा हमारा यहाँ। अब ये T के ऊपर रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना इस साइड खींचेगा और ये साइड खींचेगा। Q को मैं इसके सामने बना देता हूँ, 4 ही है ना, ये Q आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये इसके इधर पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया Q। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब ये बस 3 वाला भी हमें स्ट्रक्चर यहीं से बनाना है। अब J से स्टार्ट हो जाएगा, J और P से, तो P से हमारा स्टार्ट हो रहा है, P से कहाँ पे, डायमंड पे स्टार्ट हो रहा है, यानी J जो होगा वो डायमंड पे होगा वेस्ट में, और वो भी कितना 12, यानी ये 10 था, तो ये 12 लगभग इतना बन जाएगा, ये J आ जाएगा 12। K10 हार्ट, हार्ट का मतलब नॉर्थ, यानी कि 10 सीधा सीधा S के बराबर में इधर पे आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10, और ये कितना हो जाएगा हमारा K हो जाएगा। फिर L2 स्पेड, स्पेड का मतलब ईस्ट, यानी 2 स्पेड में जाना है, यानी कि L हमारा इधर पे आ जाएगा 2, यानी कि वो आ जाएगा O के बराबर में। ठीक है, तो बस इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। O5 हार्ट, नॉर्थ में चला जाएगा, हार्ट नॉर्थ में चला जाएगा, वो भी कितना 5 चला जाएगा, तो 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,
यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा कितना 6, तो यहाँ से यहाँ तक 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा यू। फिर V10 स्पेड, स्पेड का मतलब 10 का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया था, अब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना भी होगा, 10 चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक कुछ तो होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना V आ जाएगा। देन उसके बाद Q आ जाएगा तुम्हारा V से, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 हो जाएगा, ये 6 था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना V, और ये हो जाएगा Q क्लब, क्लब कितना, क्लब वो भी 3, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 3। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट हालांकि मेरे पास जितना स्पेस था मैंने बना दिया, और फिर इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके और या इट ऑल्सो पॉसिबल कि लाइक ये जो हमारा 5 है ये ऊपर भी पहुंच सकता है, लाइक यू हमारा इधर ऊपर भी पहुंच सकता है, यू हमारा यहाँ ऊपर पहुंच के इसके साथ में ऐसे जा सकता है, क्योंकि क्लब दिया था ना, क्लब का मतलब साउथ होता है, यानी यू इज़ द साउथ ऑफ इसके 3, तो यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे भी होगा, ये अब भी मैंने देखा क्लब। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मेजरमेंट अगर आप ध्यान से करोगे, 14 को 14 के हिसाब से बनाओगे, 12 को थोड़ा सा इस तरह से बनाओगे, 6 को थोड़ा सा इस तरह से बनाओगे, 10 को थोड़ा सा इस तरह से बनाओगे, तो हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही बैठेगा। बाकी तो यही होता है। ओके सो एक कोर्स ऑफ एक्शन का और क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हो, देख सकते हो। बाकी एक और है ये क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद ये एप्लीकेशन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, इस पर ये बैच चल रहा है। बाकी इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कराई हैं इस टाइप की। ओके सो ये ख़त्म हो रहा है, आज ही ख़त्म हो रहा है ये बैच। अब लेना चाहते हो तो 10 फेब तक इसकी वैलिडिटी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, देख सकते हो। बाकी क्लर्क के लिए देख सकते हो। बाकी येस वी कैन से इति सिद्धम, कहानी ख़त्म। बस ध्यान रखिए सभी लोग अपना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, तो सभी को ऑल द बेस्ट। अभी जो रिकॉर्डिंग ये मैं कर रहा हूँ ये रात के टाइम पे कर रहा हूँ, तो गुड नाइट तो नहीं बोल सकता, बट अपलोड जब होगी तो आप इसको देखिएगा ज़रूर, एंड ध्यान से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट है, टाटा एंड टेक केयर। सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।